ये स्टार्ट हो गया रे? यस सर। यस ओके सर। सर, ओके सर, ठीक है। अच्छा देखो सर, तो जीएसटी क्लास है ना, तो जीएसटी क्लास में हम लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं सर टाइम प्लेस एंड वैल्यू अंडर जीएसटी के बारे में। मतलब ये जो जीएसटी है ना, गवर्नमेंट जो हमसे जीएसटी लेता है। अच्छा, जीएसटी का बेसिक्स जिन लोगों का नहीं हुआ है वो बाद में लाइव क्लास में जरूर करना, लेकिन रिसेंट रिविजन्स के लिए आप लोग एक बार जीएसटी का रिसेंट जो बेसिक्स हुआ है उसको जरूर आप ले लो मेरे से, अगर नहीं हुआ है तो। और एक बार रिवाइज करके अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो, ठीक है। अच्छा, ये जो करंट चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर क्या चल रहा है सर? टाइम प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो मैंने जस्ट रिसेंटली टाइम ऑफ सप्लाई को कंप्लीट करवाया, ठीक है। सो जिन लोगों का टाइम ऑफ सप्लाई कंप्लीट हुआ है, मेरे साथ लाइव क्लास में किया है, उनको मैं बस इतना कहूंगा कि आप लिंक लेके रिवाइज करो टाइम ऑफ सप्लाई को। और जिन लोगों ने लाइव नहीं कर पाया, वो मेरे से रिसेंट रिकॉर्डिंग लेके एक बार टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी को बैकअप लेके एक बार कंप्लीट करो सर। और जो भी डाउट रहेगा पूछ लो, फिर बाद में जब वापस चलेगा तब और एक बार पूछ लेना, मतलब देख लेना, ठीक है। तो आज क्या कराना है सर? सर आज ना आपको मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई बताऊंगा। क्या बताऊंगा सर? वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। मतलब बेसिकली इतना समझ लो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ठीक है, सिंपल समझना है कि जो जीएसटी जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज करता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे जीएसटी चार्ज करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जीएसटी चार्ज करता है, तो उसका कुछ तो वैल्यू होगा। मतलब अब कोई बोलेगा सर ये वैल्यू कैसे डिसाइड होता है? मतलब मानो कि कोई किसी को कोई गुड्स सेल किया, ठीक है। सपोज से फॉर एग्जांपल आप अगर दुकान में, आपका ही खुद का एक्सपीरियंस आप सोचो ना, आप 100 टका का अगर प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है, 100 रुपीज का, 100 पे अगर 18% जीएसटी है, तो 100 के ऊपर वैल्यू होता है 18% लग जाता है, ठीक है। अब 100 पे 18% करके 18 टका आपका वैल्यू होता है, ठीक है, मतलब जीएसटी का अमाउंट होता है। ऐसे जीएसटी कैलकुलेशंस वगैरह हम लोग सीखेंगे आईटीसी क्लास में, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लास में। बट हम लोग यहाँ पर भी इस ये जो गवर्नमेंट 100 पे जीएसटी लगाएगा, जो मैंने आपको बोल रहा था कि सपोज आप एक 100 का प्रोडक्ट परचेस करते हो, तो क्या जीएसटी 100 पे लगना चाहिए, या फिर कोई डिस्काउंट अमाउंट है तो उस पर लगना चाहिए? मतलब वैल्यूएशन का ना कुछ क्राइटेरिया है सर, ठीक है, जिसको कंसिडरेशन के बेसिस में देखा जाता है। मतलब जितना आसान हम लोग सोच रहे हैं इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज है वैल्यूएशन के अंदर, ठीक है। बिकॉज कुछ ऐसा भी कंडीशंस आते हैं सर बिजनेस लेवल में, जहां पर इंटरेस्ट का मैटर रहता है, डिस्काउंट का मैटर रहता है। बिजनेस क्या करता है? डिस्काउंट कर देता है, मतलब बिल देता है, देने के टाइम पे डिस्काउंट वैल्यू पे देता है। क्वेश्चन इज दैट कि बिजनेसमैन अपना डिस्काउंटेड वैल्यू कस्टमर को देगा। तो सवाल ये उठता है कि सपोज एक प्रोडक्ट का दाम है मार्केट में 100 रुपीज या 1000 रुपीज, गवर्नमेंट दुकानदार बोल रहे कि नहीं हम 100 पे नहीं है 90 पे देंगे। तो सवाल ये उठता है कि तो फिर जीएसटी 100 पे 18% लगाए कि 90 पे 18% लगाए? क्या आपको बात समझ में आ रहा है सर? हाँ शुभजीत, नील, सोमन, बात समझ में आ रहा है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, मतलब यही क्वेश्चन है। मतलब ये चैप्टर हमें एक्चुअली यही सिखाएगा कि ये वैल्यूएशन करेंगे तो कैसे करें और उसका क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर सर। जब आप लोग एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर, एज ए सीएस, एज ए सीएमए, जब आप लोग अपना काम स्टार्ट करोगे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको बहुत हेल्प होगा। बिकॉज कंपनी के लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग मैटर होता है, और गवर्नमेंट ने जो रूल सेट करके रखा है आपको उसको मेंटेन करना है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट इन द सेंस इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ये इनका जो रूल्स है, हमें इसी को फॉलो करके ही एक्चुअली जीएसटी का वैल्यूएशन करना पड़ता है सर, ठीक है। मतलब जीएसटी में सप्लाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। मतलब 100 का प्रोडक्ट कंपनी अगर 50% डिस्काउंट में देगा, तो क्या गवर्नमेंट 50 के ऊपर, मतलब अगर सिंपल बात है कंपनी बोल रहा है कि 50% डिस्काउंट, तो कंपनी अपना प्रोडक्ट 50% डिस्काउंट में दे ही सकता है। बट देयर इज ए क्वेश्चन कि भाई क्या 50 टका के ऊपर जीएसटी लगाए कि 100 टका पे जीएसटी लगाए? मतलब सरकार कौन सा अमाउंट पे जीएसटी लेगा? तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और भी चीजें हैं कि अगर इंटरेस्ट के साथ कोई किसी को पेमेंट कर रहा है, मानो कि पहले पेमेंट जो था वो टाइम पे नहीं दिया, तो बाद में इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर रहा है, तो देयर इज ए क्वेश्चन कि
नॉर्मली मानो पेमेंट करना था 1000, बट वो टाइम पे नहीं भरा तो इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है पेनल्टी के तहत। तो क्या वो पेनल्टी का अमाउंट जीएसटी में आएगा? मतलब मानो नॉर्मली उसको 1000 टका पे करना था, ठीक है। जैसे आप लोग देखो ना कि जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट में जब फॉर्म फिलअप वगैरह करते हो, तो इंस्टीट्यूट का ये सब में तो जीएसटी हर चीज में नहीं लगता, कुछ कुछ प्रोफेशनल कोर्स में जीएसटी लगता है, बट कुछ चीजों में नॉर्मली एजुकेशन में ये सब में जीएसटी एग्जेम्प्टेड भी होता है। बट एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ कि मानो कि आप इंस्टीट्यूट को 1500 टका आपको पे करना है फॉर एनी एग्जाम फीस। अब 1500 के ऊपर अगर आपने लेट दिया तो 1500 पे आपका लेट फाइन ऐड हो जाता है, मानो और 500 रुपीज। ना क्वेश्चन इज दैट कि अब वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई जो होगा, मतलब इंस्टीट्यूट जो आपको कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना या एग्जाम रजिस्ट्रेशन सप्लाई कर रहा है, तो इसमें सवाल उठता है कि 1500 लगाएगा कि 500 का ऐड करके 2000 लगाएगा। तो ये सब टेक्निक देखना है सर, ठीक है। मतलब ये वैल्यूएशन अंडर जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जीएसटी का जो कंसल्टिंग होता है इसमें वैल्यूएशंस का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। मतलब नॉर्मल जीएसटी रिटर्न फाइलर का बात नहीं कर रहे सर हम लोग, हाँ उससे ऊपर, हाँ मतलब नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग तो जस्ट कुछ जो डिसीजन मेकर है उनके हिसाब से रिटर्न फाइल कर देता है। रिटर्न फाइल के ऊपर भी कुछ चीजें होते हैं जहाँ एनालिटिकल एबिलिटीज काम आता है, जो रूल्स रेगुलेशंस जानते हैं, जिनको जीएसटी का प्रोविजंस पता होता है, और अगर वो एज पर प्रोविजंस काम नहीं करते तभी तो सीएमए का इतना बोलबाला है सर, है ना। अगर एज पर प्रोविजंस आप काम नहीं कर पाते तो फिर चैलेंज, अगर कुछ कोर्ट केसेस होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, आप ही लोगों को संभालना होगा सर, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं वैल्यूएशन अंडर जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी कैसे कैलकुलेट करना है। ऐसे ये जो टॉपिक है ये मैंने स्टार्ट किया था टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई बोल के, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये मैंने स्टार्ट किया था टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई बोल के, जो मैंने आपको रिसेंटली समझाया। अच्छा स्क्रीन शेयर है सर, इतना मुझे एक बार बता दो तो। यस सर। ओके सर। तो टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ये मेन टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर प्लेस भी आ जाता है। कोई बोलेगा सर मैं प्लेस नहीं देख पा रहा हूँ, सर प्लेस के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो प्लेस भी है, जो मैं ऑलरेडी नोट्स के अंदर मैंने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी के अंदर प्लेस वगैरह सारे पॉइंट भी मैंने डिस्कस किया इंट्रोडक्टरी क्लास में। आप देखना इसका जो लास्ट 3 क्लास मैंने लेटेस्ट में लिए, उसमें से देखना फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टार्टिंग लेक्चर्स में मैंने टाइम प्लेस एंड वैल्यू तीनों के बारे में मैंने बात किया, एग्जाम्पल भी दिया। फिर मैंने टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर थोड़ा डीप डाइव किया, जो मैंने रिसेंटली कंप्लीट करवाया लास्ट वीक में, ठीक है। उसमें मैंने फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, ठीक है, कि अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप रिवर्स चार्ज कैटेगरी में आते हो तो आपको क्या करना चाहिए, और उस रिगार्डिंग एग्जांपल्स भी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये एक बहुत वाइटल डिस्कशन था सर, ठीक है। लेकिन मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बात हुआ था सर। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ सर वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लोर कराने के लिए जा रहा हूँ सर, जिसमें जीएसटी का जो सप्लाई होता है, ठीक है, उसमें वैल्यू को डिटरमाइन करने के बारे में सीबीआईसी क्या बोलता है, और मतलब इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट बेसिकली जीएसटी डिपार्टमेंट क्या बोलता है, और उसको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। ओके, सो ये है मेन बातें। अब ये मेन बातें करने के लिए हम लोग चलो सर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको समझ में ये आ जाता है ना सर कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, तो फिर आगे का खेल बहुत आसान हो जाएगा। और क्या, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में मेन मेन क्या क्या पॉइंट में डिस्कस करने हैं सर। देखो सर इसमें आपको कुछ घोटाला कैसे बंद किया जाता है उसका भी समझ में आएगा, ठीक है। सर घोटाला यहाँ पर भी होता है क्या? अरे सर जहां जहां पैसा है वहां वहां करप्शन है। अब मतलब वही तो प्रॉब्लम है, मतलब अब उसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल ज्ञान हो जाएगा, मैं नहीं जाना चाहता स्पिरिचुअल लाइन पे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन, ये देखो मैं एक्चुअली यही बात करने के लिए बोल रहा था। वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन, ठीक है। अनरिलेटेड पर्सन मतलब जिनके साथ आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ नॉर्मली लोग बिजनेस ही करता है, ठीक है। जो रिलेटेड नहीं है उन्हीं के साथ ज्यादातर केस में बिजनेस होता है, लेकिन कई बार अगर रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो उसको जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत अलग लेवल में पहचानने का कोशिश करता है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बहुत ही चिंताजनक बात होता है, बिकॉज वहां पर मैनिपुलेट हो सकता है। कैसे मैनिपुलेट हो सकता है? मतलब वही 6000 का चीज 7000, मतलब 7000 का चीज 6000 में दिखा सकते हो आप, हाँ, क्योंकि इसमें आपका जीएसटी लाइबिलिटी कम हो जाएगा। अगर मानो आपने बेचा 7000 का सामान, ठीक है, रिलेटेड पार्टी में बात कर रहा हूँ सर, आपने बेचा 7000 का सामान, बट आप बता रहे हो नहीं मैंने 6000 का सामान बेचा, ठीक है। तो
बिल भी दिखा दोगे आप, और रिलेटेड पार्टी में क्या है ना, मैनिपुलेट हो सकता है। तो जो असेसिंग ऑफिसर होता है ना, उनको मार्केट नॉलेज होना चाहिए कि भाई किस चीज का मार्केट में क्या दाम होता है, और क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, मतलब इस ट्रांजैक्शन में वैलिडिटी है या नहीं, इसके बारे में ना ये लोग बात करता है। मतलब आपको मैं अभी बताऊंगा। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि सर कि रिलेटेड पार्टी कौन है, ये कैसे पता चलेगा। सर इसके लिए लॉ आपको डिटेल्स में बोल के रखा है कि किसको किसको रिलेटेड पार्टी के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, रिलेटेड पार्टी कौन है इसके बारे में लॉ डिटेल्स में बात करता है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये कुछ हॉट टॉपिक है, जिसमें हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन विथ प्राइस एज द सोल कंसिडरेशन, जिसमें जिस दाम पे आप किसी को बेचोगे वो उसी को कंसिडरेशन माना जाएगा। अब कंसिडरेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोग कंसिडरेशन के बारे में पढ़ते हो। जब हम लोग बिजनेस लॉ पढ़ते हैं तो बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग फाउंडेशन लेवल में ही पढ़ लेते हैं सर, है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें कंसिडरेशन एकदम क्लियर कट बात करता है। नो कंसिडरेशन, क्या बोलता है सर, नो कंसिडरेशन, अरे बोलो ना, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, है ना। मतलब बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। मतलब बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन देयर मे बी सम एक्सेप्शनल केसेस, कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां पर बिना कंसिडरेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिलता है। बट हम लोग अभी क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात करेंगे सर? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो बात नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग मंडे को क्लास करते हैं ना, वो बिजनेस लॉ वाला क्लास, उसमें ये सब कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, ये सब बात होता है। तो फिलहाल कहाँ जाए सर, फिलहाल तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में बात करें। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन विद प्राइस एज द सोल कंसिडरेशन, प्राइस को मेन मुद्दा बना के काम करना है। ठीक है, सोल कंसिडरेशन। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब कुछ ऐसे ऐसे चीजें हैं जो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होता है, और कुछ ऐसा टॉपिक है जो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर एक्सक्लूड हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में किसको इंक्लूड करना है और किसे एक्सक्लूड करना है सर, क्या ये रटना पड़ेगा, मतलब मगअप करना पड़ेगा? बंगाली में हम लोग बोलते हैं ना मुखोस्त करा। सर नहीं, मुखोस्त या मगअप या रट्टा नहीं लगाना है सर, क्या समझना है। मतलब अगर आप चरित्र को समझ जाओगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे याद रख पाओगे। बाद में याद करो, याद तो करना ही है एग्जाम के लिए, लेकिन इसके पीछे का छुपा हुआ जो इसका कैरेक्टर है, ठीक है, अगर आप उसको पहचान लो तो याद करना इजी हो जाएगा। नहीं तो आप सिर्फ याद करने का कोशिश करोगे, पता नहीं सर कितना समय लग जाए याद करते करते। ठीक है, अच्छा, डिस्काउंट के बारे में स्पेशल बात करेंगे सर। अब डिस्काउंट तो आएगा ही पिक्चर में, क्योंकि बिजनेस क्या करता है, डिस्काउंट में भी सामान बेचता है। और कहीं कभार वो जानबूझ के डिस्काउंट दिखाना चाहेगा, बिकॉज वो चाहेगा कि मेरा वैल्यू कम हो, और वैल्यू कम होगा तो मेरा जीएसटी लाइबिलिटी कम होगा, है ना। मतलब ऐसे तो मुझे मिल रहा है उतना ही सिर्फ, और मैं आपको जो शुरू में बता रहा था, एकदम अर्ली क्लास में स्टार्टिंग में ही जो मैं बता रहा था कि 1000 का प्रोडक्ट अगर उसमें 18% जीएसटी है, तो सरकार के घर में 180 टका पहुंचना चाहिए नॉर्मली, है ना। लेकिन अब सवाल ये उठता है, मैं आईटीसी वगैरह सब समझाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि आईटीसी चैप्टर एक आएगा। बट मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस है 1000 रुपीज, और उसमें अगर आप 18% जीएसटी लगाते हो, तो सरकार 180 टका आपसे मांगता है। लेकिन अगर यही चीज आप डिस्काउंट में बेचोगे, 900 में कर देते हो, तो 900 में 18%, ऑब्वियसली सरकार के घर में कम अमाउंट जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या डिस्काउंटेड वैल्यू को लेना चाहिए या फिर मेन प्राइस को लेना चाहिए, मतलब जो विदाउट डिस्काउंट प्राइस है, जो उसका टैग प्राइस है, किस चीज में हम वैल्यूएशन करें, डिपार्टमेंट क्या कहता है, ये जानना जरूरी है सर। ठीक है, तो ये मेन मेन पॉइंट्स है जो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर दिमाग लगाना होगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये सब समझने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए सर? बेस्ट है एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे, अच्छा, एग्जाम्पल और केस स्टडीज तो हर क्लास का एक नियम बन चुका है। आप लोग शायद इतना तो आदत हो ही गया होगा आपको कि सर केस लॉज एंड सिचुएशंस, मतलब केस सिनारियोज एंड एग्जाम्पल्स, ये हर टॉपिक या जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, ये नॉर्मल बात है समझने के लिए। तो इतना तो आदत हो ही जाएगा आपको धीरे धीरे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के लिए आपको ये बता देता हूँ सर कि वैल्यू ऑफ सप्लाई है क्या। ठीक है, ऐसे तो मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में आपको स्टार्टिंग में ही एक बोला था, सेकेंड, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में मेरा एक इंट्रोडक्टरी नोट्स था।
आई थिंक हाँ ये वाला, इसमें मैंने स्टार्टिंग क्लासेस में ही आप लोगों को वैल्यू के बारे में बताया था। ये देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स व्हाट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई? वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स द मनी दैट अ सेलर वुड वांट टू कलेक्ट द गुड्स एंड सर्विस सप्लाई। मतलब सेलर अपना गुड्स या सर्विस जो भी वो बेच रहा है, बदले में वो जो कलेक्ट कर रहा है, दैट इज द वैल्यू। सो देयर इज इन सिंपल टर्म यही वैल्यू ऑफ सप्लाई है। द अमाउंट कलेक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम द बायर इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब सिंपल टर्म्स में द अमाउंट कलेक्टेड बाय द सेलर, हाँ सर, फ्रॉम द बायर, सेलर जो बायर से कलेक्ट कर रहा है वही वैल्यू है। बट वेयर द पार्टीज आर रिलेटेड एंड रीजनेबल वैल्यू मे नॉट बी चार्ज्ड। करप्शन का बदबू आ रहा है, हाँ सर, रिलेटेड पार्टी है, रीजनेबल अमाउंट चार्ज नहीं किया जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। सरकार के घर में टैक्स जमा नहीं होगा, जितना सरकार को मिलना चाहिए उतना सरकार को नहीं मिलेगा। सरकार को टैक्स ना मिलने से सरकार को चिंता है, कम टैक्स मिलने से भी सरकार को चिंता है। चिंता तो सरकार को होगा ना सर, क्योंकि इतना बड़ा देश जो चलाना है, हाँ, इतना बड़ा देश चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। अच्छा, ट्रांजैक्शंस में टेक प्लेस एज ए बार्टर और एक्सचेंज। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है कहीं कभार कि ट्रांजैक्शंस पैसे पे नहीं हो रहा है, कोई चीज के बदले चीज, मनी इक्विवेलेंट पे हो रहा है, बार्टर। बार्टर जैसे पुराने जमाने में नहीं चलता था, हाँ सर, पुराना जमाना याद करो जरा। पुराने जमाने में क्या चलता था कि आपके पास आपके 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 गार्डन में एप्पल उग रहा है, मेरे मेरे गार्डन में मानो अमरूद उग रहा है, ठीक है। तो आप मुझे एप्पल दे दो, मैं आपको अमरूद दे देता हूँ, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशंस में सरकार कैसे आइडेंटिफाई करेगा, गवर्नमेंट, कि भाई इसका ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगा, उसमें जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। द जीएसटी लॉ प्रिस्क्राइब दैट वैल्यू ऑन व्हिच जीएसटी इज चार्ज्ड must be its transactional value. This is the value at which unrelated parties would transact in the normal course of business. मतलब जो अनरिलेटेड है, जो आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जिसके साथ आपका कोई, मतलब क्या बोले सर, किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है, ना तो कोई बिजनेस रिलेशन है, ना ही कोई पर्सनल रिलेशन है, ठीक है। अनरिलेटेड पार्टी, राह चलते कोई जो आपके दुकान में आते हैं और सामान लेके जाते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं सर, आम 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 डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन, जनरल कॉन्सेप्ट? द वैल्यू एट विच अनरिलेटेड पार्टीज, बात को समझे, the value at which unrelated parties would transact in the normal course of business. It makes sure GST is charged and collected properly, even though the full value may not have been paid. हो सकता है कि full value पे नहीं हो, but GST properly charge हो और properly collected हो, तभी तो सरकार के घर में GST पहुंचेगा, है ना। तो ये बहुत बड़ा एक क्या बोले सर इसको, मतलब बोलते हैं ना बंगाली में हम लोग बोलते हैं जोग्गो, मतलब सरकार के लिए जीएसटी बहुत बड़ा यज्ञ है सर। मतलब ये सरकार छोड़ेगा नहीं सर। सरकार को आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर किसी पर्टिकुलर जगह से रेवेन्यू मिलता है तो वो जीएसटी है। और जीएसटी का प्रॉपर वैल्यूएशन पे सरकार हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। क्यों? क्योंकि लोग हमेशा, मैं एक क्लास कराया था लास्ट 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 सेशंस में, क्रूसेड इन जी, मतलब जीएसटी में क्रूसेड चल रहा था। मतलब क्रूसेड इन द सेंस जो सिविल वॉर टाइप में होता है, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ बिजनेसमैन जो सरकार को किसी भी तरह से चुना लगाने के लिए रेडी है। बिजनेस है नहीं, इधर आईटीसी क्लेम कर रहा है, देयर इज नो बिजनेस, पे पेन एंड पेपर में बिजनेस है और आईटीसी क्लेम करे जा रहा है। सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इलीगल बिजनेस को, इलीगल फार्म को गवर्नमेंट की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, ठीक है, लगाया गया। मैं लास्ट ईयर क्लास को दिया था, तो अगर आप बोलोगे तो मैं वो वाला क्लास शेयर करूंगा। अब अगर आप चेक करोगे ना, अगर यूट्यूब प्लेलिस्ट में भी कहीं पर भी, तो आप देखना वहां पर एक होगा क्रूसेड अंडर जीएसटी बोल के, ठीक है। क्रूसेड ये थोड़ा हटके टॉपिक था, बट ताकि स्टूडेंट्स को ये पता लगे कि जीएसटी को लेके इकोनॉमिक वर्ल्ड में होता क्या है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था क्लास में भी, ठीक है। ऐसा बीच बीच में आ जाता है, जैसे एक उस टाइम पे पेट्रोल का दाम बहुत, मतलब स्काई रॉकेटिंग हो रहा था, मतलब 80-90 से 100 150 120 के आसपास चला जा रहा था। उस टाइम पे भी ये कॉन्सेप्ट आया था कि भाई पेट्रोल के अंदर जीएसटी क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर इसका क्या इफेक्ट है, अगर कल पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाया जाए तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सभी चीजें बहुत ही ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है सर, सोसाइटी के लिए बहुत ही वाइटल कॉन्सेप्ट है, जरूरी भी है, ठीक है, जानना भी चाहिए। ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, जीएसटी इज पेएबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ ए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ध्यान से बात को सुनना, जीएसटी पेएबल होना चाहिए, जीएसटी इज पेएबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, जब गुड सप्लाई हो रहा है, जब सर्विस सप्लाई हो रहा है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, बच्चा बच्चा जानता है आजकल, गुड्स एंड
सर्विस टैक्स। हम लोग के टाइम पे वैट, सर्विस टैक्स ये सब हुआ करता था अलग अलग से। आजकल 2017 के बाद से जीएसटी आ गया, तो आप या तो गुड्स अप्लाई कर रहे हो या तो आप सर्विस अप्लाई कर रहे हो। तो जीएसटी कब पे करना है? जीएसटी इज पेएबल, ठीक है, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ ए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जब आप बिजनेस को फर्दर डेवलप कर रहे हो, मतलब आपका मनसा बिजनेस करना है, ठीक है, मतलब आप किसी से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, फिर वही प्रोडक्ट लाके आप किसी और को बेचोगे, ठीक है, तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। ऑन सर्टेन सप्लाई, अच्छा जो नॉर्मल कंज्यूमर है, क्या वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करता है? नहीं, वो तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं करता। वो तो अपने घर के लिए तो एंड एंड कस्टमर है, ठीक है, एंड कंज्यूमर, तो वो फर्दरेंस नहीं करता। लेकिन जीएसटी पे, जीएसटी क्या, कस्टमर तो जीएसटी नहीं देता। कस्टमर सरकार के घर में जीएसटी पे करता है क्या? हेलो, हाँ सर, कस्टमर या कंज्यूमर, क्या हम लोग सरकार के घर में जीएसटी देते हैं क्या? मतलब रिटर्न फाइल हम लोग करते हैं, कंज्यूमर करते हैं क्या? अरे बोलो ना। नहीं सर। हम लोग तो जीएसटी का जो दाम है वो हम लोग पे करते हैं। पैकेट के पीछे लिखा क्या रहता है? कोई भी पैकेट उठा लो, से फॉर एग्जांपल मैगी का बैक साइड देख लो, आप कोई भी पैकेट उठा लो, उसमें आप देखना लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। हाँ, ये चीज आप जरूर देखोगे, पैकेट के हर पैकेट के पीछे आपको ये दिखेगा। तो कस्टमर जो है वो पूरे अमाउंट पे पेमेंट करता है, टैक्स वगैरह जो है सब मिला जुला के। लेकिन कस्टमर सरकार के घर में जीएसटी थोड़ी ना पेमेंट करता है। सरकार के घर में पेमेंट तो जो बिजनेस करता है वो करता है। कैसे करता है? रिटर्न फाइल करता है। रिटर्न फाइल करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसे एक चैप्टर तो आएगा सर, जब हम लोग आपको gst.government.in का पूरा सा एकदम टूर कराएंगे, ठीक है। ये जो साइट दिख रहा है ना आपको, ये जीएसटी रिटर्न फाइल करने का साइट है। बेसिकली ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स का साइट है। यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना, जीएसटी पे करना, ठीक है, ये सब चीजें इसके थ्रू से ही होता है। तो ये जब आप लोगों को मैं रिटर्न फाइलिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में आइडिया दूंगा। और इसका सबसे बेटर आइडिया आपको जब आप खुद रिटर्न फाइलिंग का काम करोगे, कोई CA फॉर्म के अंदर या कोई कंपनी के अंदर आप काम करोगे, तो आपको इसका एकदम हैंड टू हैंड आदत हो जाएगा। ज्यादातर केस में लोग यही सब काम करते हैं जिसको हम लोग रिटर्न फाइलिंग में देखते हैं। लेकिन जीएसटी का जो जानकार बंदा होते हैं, जो लॉ जानते हैं, जो आप लोग पढ़ रहे हो सर, ठीक है, तो वो डिस्प्यूट संभाल सकता है, वो प्रॉब्लम संभाल सकता है, उसको सब पता है, ठीक है, जैसे आप लोग जान रहे हो, ठीक है, मतलब आप ही लोग होंगे जो फ्यूचर में किसी भी तरह का मैटर को डील कर सकते हो। तो ये तो आगे आगे और समझ में आ जाएगा सर, लेकिन जस्ट मैं आपको आइडिया के लिए बताया। अब बात क्या है सर? सर बात और क्या है? जीएसटी इज पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस on certain supplies made without a consideration as specified in Schedule 1 to the CGST Act. There may be certain supplies जो बिना कंसिडरेशन का होता है, जिसको शेड्यूल 1 में बोला है, ठीक है, जिसको शेड्यूल 1 में बोला है। अभी शेड्यूल 1 2 क्या है सर? इसके बारे में आपको बेसिक्स ऑफ जीएसटी का क्लास एक बार देखना चाहिए, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग वाला जो बेसिक्स ऑफ जीएसटी का क्लास है ना, उसमें आप लोग देखोगे कि शेड्यूल 1 2 3 बोल के कुछ शेड्यूल के बारे में मैंने डिस्कस करके रखा, ठीक है। तो वहां पर आप देखोगे कि क्या क्या स्पेसिफाई किया है और कैसे कैसे स्पेसिफाई किया है। फिलहाल मैं उसको स्किप करता हूं, बट इतना समझ लो कि देयर मे बी सर्टेन सप्लाईज मेड विदाउट ए कंसिडरेशंस एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी। अब क्योंकि मैं उस पॉइंट पे इसलिए नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि अगर उधर जाऊंगा तो फिर इधर वैल्यू अंडर जीएसटी में काफी बात करना है। बेस्ट है कि जब हम लोग बेसिक्स का वो वाला टॉपिक वापस करेंगे, या फिर जब आप लोग भी बैकअप से देख रहे हो ना, तो आपको पता है ऐसे ही लग जाएगा। अच्छा, जीएसटी इज एन एड वैलोरम लेवी। क्या बोलते हैं सर? जीएसटी इज एन एड वैलोरम लेवी, मतलब इट इज लेवाइड एज ए परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब एड वैलोरम मतलब बेसिकली एडिशन करना, ठीक है सर, लैटिन फ्रेज है एड वैलोरम, ठीक है। इट इज डिवाइड एज ए परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब जिस पर्टिकुलर गुड्स के वैल्यू है सर, सिंपल जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, जो भी वैल्यू का चीज सप्लाई हो रहा है उस पे जीएसटी लगता है। तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू अराइव एट द वैल्यू ऑन व्हिच टैक्स इज टू बी पेड। उस वैल्यू तक कैसे पहुंचे जिस पे टैक्स पे किया जा रहा है। इवन ये तो ये डिस्कशन तो मैं बेसिक्स में भी करके रखा, और नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको आईटी से सिखाऊंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। वहां पर भी मुझे भर भर के इसका डिस्कशन करना है कि वैल्यू पे कैसे पहुंचा जाता है। मतलब बेसिकली जीएसटी का जो मैथ्स होते हैं उस पे कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। मतलब जीएसटी पेमेंट कैलकुलेशन का कुछ तो तरीका होता होगा, तो वो तरीका कैसे होता है।
provisions relating to value of supply set out of the mechanism to compute such value basis which CGST, SGST, UTGST normally देखो CGST कब लगता है, CGST और SGST ये कब लगता है, जब इंटरस्टेट सप्लाई हो। अब इंटरस्टेट क्या होता है, बोलो सर, कोई भी थोड़ा जल्दी बताओ। हाँ बोलो। सेम स्टेट सप्लाई। सेम स्टेट सप्लाई मतलब अगर वेस्ट बंगाल का प्रोडक्ट वेस्ट बंगाल में ही सप्लाई हो रहा है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में मानो कोलकाता से कोई प्रोडक्ट जा रहा है दुर्गापुर, या फिर दुर्गापुर से कोई प्रोडक्ट जा रहा है सिलीगुड़ी, ठीक है, ठीक है, ये बंगाल है सर, ये देख रहे हो आप, मतलब मैं मेरा अभी करंट होम स्टेट से बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो हम लोग का नॉर्मली अभी हम लोग बंगाल में ही है, तो बंगाल का ही बात करें। तो जस्ट बात करते हैं आपसे, अगर सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन होता है ना, तो उस ट्रांजेक्शन पे से फॉर एग्जांपल कोलकाता से सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग तक हम लोग जा सकते हैं, ये है बंगाल का पूरा एरिया। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग सेम स्टेट में करते हैं तो हमें जो जीएसटी देना पड़ता है तो उसका दो नाम, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें हम लोग एक सीजीएसटी पे करते हैं और एक हम लोग एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी तब होता है जब स्टेट के जगह यूनियन टेरिटरी हो, जैसे कि अंडमान निकोबार, ठीक है, जैसे कि अंडमान निकोबार है ना सर, अंडमान निकोबार कहाँ है, अंडमान निकोबार हम लोग थोड़ा सा समुद्र के नीचे आ जाएंगे, बे ऑफ बंगाल के इस साइड में, मतलब ऑलमोस्ट थाईलैंड पहुंच जाएंगे सर कुछ देर में, ठीक है, ये रहा ये अंडमान निकोबार आइलैंड, ये यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर सीजीएसटी लगेगा और साथ में मतलब अगर मानो कि अंडमान निकोबार के अंदर ही, जैसे अंडमान में अलग अलग काफी सारा आइलैंड है, अंडमान कोई एक छोटा आइलैंड नहीं है, इसमें काफी सारा अलग अलग एरिया, ये देखो एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड, ठीक है, ये देखो कितना सारा आइलैंड है, जैसे मानो ये दिगलीपुर है, ये खुदीरामपुर है, ये नॉर्थ अंडमान है, ये कृष्णनगर है। अंडमान में आपको बंगाली टाइप्स नाम बहुत ज्यादा मिलेगा बिकॉज यहाँ पर बंगालीज बहुत रहते हैं। हाँ सर, कभी अगर जाओगे ना अंडमान, अगर गए हो तो पता लगेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको बंगाली पॉपुलेशन बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन है, वो बांग्लादेश लिबरेशन वार के बाद इंदिरा गांधी ने रिहेबिलिटेट किया था काफी बंगालीज को। बाकी वहाँ का ट्राइब्स भी है और तमिलियंस या साउथ इंडियंस देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे लोग अलग अलग प्रांत से अंडमान में हैं, वो अलग बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर अंडमान की एक छोर से दूसरे छोर में कोई प्रोडक्ट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो ये यूनियन टेरिटरी के अंदर हो रहा है, तो इसमें क्या जीएसटी चार्ज होता है, यहाँ का बिल में आपको सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी देखने को मिलेगा। ऐसा नॉट जस्ट अंडमान में, लाक्षाद्वीप में भी देखने को मिलेगा, दमन दीव में भी देखने को मिलेगा, मतलब भारत का जितना यूनियन टेरिटरी है वो हर जगह में, लद्दाख में, आजकल जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, मतलब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है ना, जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिला के एक ही स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, अभी उसको चेंज करके दो अलग अलग टेरिटरी बना दिया, ठीक है, ये देखो देख रहे हो ना, ये अलग दो यूटी हो गया, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया लद्दाख और ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ये दोनों अलग अलग यूटी है। तो यूनियन टेरिटरी में सीजीएसटी, हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? স্যার জম্মু কাশ্মীর ইউটি হলে সেখানে তো এসজিএসটি লাগে। हाँ बोलो। জম্মু কাশ্মীর ইউটি হলেও সেখানে তো তাও এসজিএসটি লাগে। देख वो तो पुराने लॉ के कारण से चल रहा है, लेकिन बेसिकली अभी जो करंट रूल है उसके हिसाब से ये यूटी में ट्रांसफर हो चुका है, समझ रहे हैं ना। अब जम्मू कश्मीर में काफी सारा रूल अभी चेंज हो रहा है, ठीक है, पहले बहुत सारा रूल जम्मू कश्मीर के लिए थोड़ा अलग था, वो 370 के कारण, ठीक है। अब धीरे धीरे सारे के सारे भारत का जितना सारा लॉ है वो सभी लॉ जम्मू कश्मीर एक नॉर्मल स्टेट की तरह हो जाएगा, ठीक है, कोई स्पेशलिटीज नहीं रहेगा उनके लिए, जरूरत के हिसाब दिया जाएगा, बट बाकी धीरे धीरे सब हट जाएगा और एक नॉर्मल यूनियन टेरिटरीज में जैसे होते हैं वो सब रूल अप्लाई धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ दिन ऐसे चलेगा क्योंकि अभी एक रिफॉर्मेशन चल रहा है वहां पर, बट मैं आपको एक कॉमन सेंस में, जो कॉमन सेंस इन द सेंस जो एज पर रूल है उसके हिसाब से भी बोला, ठीक है। बाकी अगर आप हर स्टेट का अलग अलग जीएसटी रूल होता है, ठीक है, हर स्टेट का अपना अपना जीएसटी लेजिस्लेशन होता है, ठीक है, तो उसमें भी उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा उसके बारे में बोला हुआ है। सर फिर हम लोग क्या हर एक स्टेट का जीएसटी पढ़ेंगे? नहीं सर, हर एक स्टेट का जीएसटी हम लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम लोग के सिलेबस के पार्ट में हम लोग सिर्फ बेसिकली हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीएसटी है वही पढ़ते हैं, मतलब सीजीएसटी मेनली हम लोग पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है सर? तो उसी के हिसाब से मैं आपको, अब रही बात ये कॉन्सेप्ट जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, मतलब सिंपल बात है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इज सेट आउट टू द मैकेनिज्म टू कंप्यूट
सच वैल्यू बेसिस, CGST और SGST और UTGST, ठीक है। और अगर इंटर स्टेट हो जाए, इंटर स्टेट इन द सेंस जब स्टेट बदल जाए, मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट, एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी, तब उसमें जो जीएसटी चार्ज किया जाता है उसको हम लोग IGST बोलते हैं। ये सब आप लोग जानते हो सर, बिकॉज ये सब बेसिक्स का ही मैटर है। अब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको कहते हैं। अब ये सब मैं बेसिक्स बातें बार बार क्यों बोल रहा हूँ, जरूरी अभी है नहीं, फिर भी थोड़ा सा वैल्यू समझाने के लिए बोल दिया। सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखना सर धीरे धीरे। सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट supplemented with rules under chapter 4 determination the value of supply of CGST rule prescribe the provisions for determining the value of supply and goods and service। मतलब CGST रूल के अंदर जो वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन का जो कॉन्सेप्ट बोला है हम लोग उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर कॉमन प्रोविजंस फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कुछ कॉमन प्रोविजंस दिया गया है जिसके बारे में हम लोग आगे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि क्या कॉमन प्रोविजंस दिया हुआ है और कैसे जीएसटी को कैलकुलेट करना है। ये सब कुछ लीगल भाषा है जो आपके साथ थोड़ा डिस्कस चल रहा था। देखो यहाँ पर क्या बोला, प्रोविजंस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सीजीएसटी एक्ट हैव आल्सो बीन मेड एप्लीकेबल इन आईजीएसटी एक्ट सेक्शन 20। मतलब यहाँ पर जो सेक्शन 15 में बोला है आईजीएसटी एक्ट में वो सेक्शन 20 में बोला है। तो ये कुछ कॉमन टॉपिक है जो इधर भी बोलता है उधर भी बोलता है, मैं आपको बोला ना। तो हम लोग नॉर्मली, अब सीजीएसटी एक्ट भी अलग है, एसजीएसटी भी स्टेट गवर्नमेंट का अलग से एक्ट बना जाता है, बिकॉज हर एक स्टेट का कुछ अपना अपना मुद्दा भी होता है, ठीक है। तो वो उस मुद्दे को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेंशन करना चाहता है। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है, थोड़ा थोड़ा आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये सब जब आप लोग एज ए प्रोफेशनल काम करोगे या फिर स्टेट लेवल में आप जब करोगे ना, तो बस उसको एक बार गो थ्रू कर लेना है। अगर आपको सीजीएसटी का रूल्स रेगुलेशंस पता है तो स्टेट गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस पता करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, क्या हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जानना पड़ेगा सर? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, जो जरूरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज वैल्यूएशंस का जो मामला है उसमें वैराइटीज काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है, और वैराइटीज ऑफ ट्रांजैक्शंस में नॉर्मली बिजनेस ट्रांजैक्शंस में एजेंट एक बहुत बड़ा खेल खेलता है, ठीक है। अब एजेंट का भी ना कुछ तरह है, तरह इन द सेंस टाइप्स, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे कि एजेंट को फैक्टर कहा जाता है, एजेंट को ब्रोकर कहा जाता है, एजेंट को कमीशन एजेंट कहा जाता है, एजेंट को अरहेटिया कहा जाता है, एजेंट को डेलक्रेडियर कहा जाता है, एजेंट को ऑक्शनियर कहा जा सकता है, एजेंट को मार्केंटाइल एजेंट भी कहा जा सकता है। अब आपके मन में चल रहा है सर इतना तरह का एजेंट, हाँ, मतलब फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, अरहेटिया, डेलक्रेडियर, ऑक्शनियर, मार्केंटाइल, इसमें से कुछ आपको शायद नोन लग रहा है। मे भी हो सकता है कि कुछ पॉइंट आपने प्रॉपरली नहीं सुना हो या है शायद सुने हो, ठीक है। जैसे फैक्टर का आइडिया है आप लोग, हेलो, क्या आप लोग जानते हो फैक्टर क्या होता है? एनी आइडिया कि फैक्टरिंग कैसे काम करता है? ये एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, ऐसे सारा काम ही फाइनेंशियल एरिया में काम चलता है। ये फाइनेंशियल बैंकिंग लेवल में इसके बारे में काफी डिस्कशन होता है, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर्स में, इवन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका डिस्कशन किया जाता है। फैक्टरिंग सर्विस बोल के एक सर्विस होता है, कभी सुना है आप लोगों ने, किसी ने भी? हाँ सर, फैक्टरिंग सर्विस, ओके सर, कोई बात नहीं। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि एजेंट के बारे में जब बात चल ही रहा है तो थोड़ा बता देना चाहिए ना कि सर ये कैसा कैसा एजेंट है, ठीक है। एक बेसिक आइडिया ले लो सर। ऐसे तो नॉर्मल आइडिया इतना काफी है कि एजेंट कौन है, तो मैं आपको बस नाम पढ़ा के और निकल सकता हूँ, लेकिन कुछ बातें बोल देना चाहिए। एजेंट मीन्स कौन? एजेंट मीन्स अ पर्सन इंक्लूडिंग अ फैक्टर, ठीक है, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, एरेटिया, डेलक्रेडियर, ऑक्शनियर और एनी अदर मार्केंटाइल एजेंट। मार्केंटाइल मतलब बिजनेस एजेंट, भाई वॉट एवर नेम कॉल्ड, जिस भी नाम से पुकारो, अगर वो एजेंसी लेके काम कर रहे हैं, who carries on business of supply or receipt of goods or service or both on behalf of another। जब आप किसी और के बिहाफ के चीज आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके करते हो और बदले में कमीशन लेते हो, ठीक है। मतलब जैसे कि आप लोग LIC एजेंट का नाम तो देखिए, सुने ही होंगे, ठीक है। अब LIC एजेंट जो है ना, LIC कंपनी का एजेंट है वो। अब कंपनी बिजनेस कर रहा है लेकिन कंपनी आपके घर पे नहीं आ रहा है, वो एजेंट को भेज रहा है कि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं एजेंट को भेज रहा हूँ, अब एजेंट के थ्रू से LIC के पास अपना पॉलिसी बना लो, ठीक है। घर पे पूछना, इंश्योरेंस पॉलिसी सभी के घर में होगा, कॉमन बात है भारत में, हर हाउस होल्ड, मतलब हर घर की कहानी है, ठीक है, घर घर की कहानी है LIC एजेंट के साथ, घर घर की कहानी है। क्या सही बोला कि नहीं? हाँ, घर घर में मोटा मोटी कुछ हो ना हो इंश्योरेंस तो होगा,
और लाइफ इंश्योरेंस, क्या ये चीज कॉमन है कि नहीं है, बोलो सर। है ना? স্যার এলআইসি এজেন্টরা কি কমিশন এজেন্ট? हाँ, कमीशन एजेंट, दे आर नॉट सैलरीड पर्सन। कभी आप ऐसा नहीं सुनोगे कि एलआईसी एजेंट को सैलरी मिलता है। না না সেটা না, মানে এজেন্টের যে এতগুলো ক্যাটাগরি, তো সেটার মধ্যে কোনটা পড়বে সেটাই জিজ্ঞেস করি। ये नॉर्मल एजेंट में, कमीशन एजेंट में आएगा ना सारा। जो कैटेगरी आपको दिख रहा है ये नॉर्मल जो कमीशन एजेंट है उसी में आएगा, ठीक है। अब कमीशन एजेंट का काम क्या होता है, जैसे एलआईसी एजेंट वो क्या करता है, वो एलआईसी कंपनी का इंश्योरेंस पब्लिक को आके समझाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं और फिर बोलते हैं कि कर लो और प्रीमियम भरते रहो, और प्रीमियम के ऊपर बेस करके उनका कमीशन दिया जाता है। वो बेसिकली एक कमीशन एजेंट है, ठीक है। अच्छा, डेल क्रेडियर के बारे में आप लोग पढ़े हो सर? ये डेल क्रेडियर, इसके बारे में आप लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में इसके बारे में जरूर पढ़े होंगे मैम के पास। अगर आप लोग अकाउंट्स करते हो मैम के पास तो मैम आप लोगों को ये जरूर कराते होंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। इसमें डेल क्रेडियर के बारे में डिस्कशन हुआ है सर। डेल क्रेडियर एजेंट और कुछ नहीं, जो बिजनेस का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। मतलब जो सप्लायर है, मानो कि मैं कोई चीज बेचता हूँ, ठीक है, सिंपल एक आइडिया दे रहा हूँ। मानो कि मेरा कोई गुड्स का बिजनेस है, तो मैं सप्लायर हूँ, और मानो कि मैं अभिषेक को, ठीक है, नहीं अभिषेक नहीं है, शुभजीत को ही मान लो। शुभजीत आवाज आ रहा है ना मेरा? मानो कि शुभजीत को ही मैं एजेंट बना दिया, ठीक है। डोंट माइंड ना शुभजीत, हाँ कि सर मैं आपका एजेंट क्यों बनूं, ऐसा मत सोच लेना, एग्जाम्पल है। अब मैं तुमको इतना बोल रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं पता कि तुम कैसे सेल करोगे, मुझे इतना अमाउंट चाहिए पर मंथ, मुझे इतना सेल चाहिए, मतलब उतना मुझे স্যার कुछ মানে नहीं पता। মানে हाँ আমি बोलो। আপনাকে গ্যারান্টি দেবো যে আপনি যতটা টার্গেট দিয়েছেন সেটা আমি বিক্রি করে দেবো, আর যদি हाँ বিক্রি না করতে बेसिकली, পারেন हाँ বিক্রি করে নেবো। हाँ, मतलब तुम बेचोगे भी, और अगर ना भी बेच पाते हो तो तुम्हें मुझे पेमेंट करना ही पड़ेगा। गारंटीड पेमेंट का वादा देता है ये लोग। मतलब बेसिकली ये एजेंट के नाम पे एक बिजनेसमैन है, ठीक है, नाम एजेंट का है लेकिन एक तरह का बिजनेसमैन ही है। मतलब वो इतना रिस्क टेकर होता है, इसलिए इनका कमीशन का वैल्यू भी ज्यादा होता है, क्योंकि ये आपको गारंटीड पेमेंट का वादा करता है कि मैं कुछ भी हो जाए आपको इतना पेमेंट तो कर ही दूंगा, जो बिजनेसमैन का इच्छा है, ठीक है, कि भाई मुझे मंथली 1 लाख का सेल चाहिए, तो 1 लाख का पेमेंट वो आपको मंथली करेगा ही करेगा, अगर ना भी होता है तो भी करेगा। और इसलिए इनको जो कमीशन दिया जाता है डेल क्रेडियर एजेंट को, ये ऑब्वियसली नॉर्मल कमीशन एजेंट से ज्यादा ही होता है, ठीक है। अरेटिया वो होता है जो किसी और के बिहाफ में बिजनेस को हैंडल करते हैं, इन सिंपल यही अरेटिया का मतलब होता है। ऑक्शनियर के बारे में आप लोग जानते हो कि ऑक्शनियर कौन होता है, जो किसी के बिहाफ में किसी का चीज मार्केट में नीलाम में उठाते हैं, बीडिंग प्रोसेस में उठाते हैं। आप लोग आईपीएल ऑक्शंस तो देखे होंगे रिसेंटली। आईपीएल ऑक्शंस में अलग अलग कंपनी दिखे, जैसे शाहरुख खान का कंपनी का नाम क्या है? हाँ, आप लोग आईपीएल का खबर तो रखते ही होंगे। शाहरुख खान का टीम का नाम क्या है, पहले मुझे ये बताओ। अरे बोलो ना, शाहरुख खान का टीम का नाम क्या है? क्या? अरे कोलकाता नाइट राइडर्स, ये सब नो। अब केकेआर का जो कंपनी ओन करता है, हम लोग जानते हैं कि ये शाहरुख खान ओन करता है, यस दैट्स ट्रू, बट ये शाहरुख खान सोल प्रोप्राइटरशिप में ओन नहीं करता, इसका कोई नाम भी है, मतलब इसका कंपनी भी है जो केकेआर को ओन करता है। क्या आप लोग बता पाओगे कि केकेआर का ओनर का नाम क्या है, मतलब कंपनी का नाम क्या है जो केकेआर को ओन करता है? जो शाहरुख खान का कंपनी भी है, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित के हस्बैंड, बेसिकली जॉइंट पार्टनरशिप ऐसा कुछ है, और भी कुछ लोग हैं, डिटेल्स नहीं पता, बट एक प्राइवेट कंपनी है, कंपनी का नाम देखना। शाहरुख खान का टीवी में जब कोई प्रोडक्शन का भी ये नाम है, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जानते हैं सर? कोई बात नहीं, जस्ट मैं आपको बोला, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, पीपीटी एलटीडी। अब ये तो कंपनी है, ये क्या करता है, ये बेसिकली शाहरुख के बिहाफ में शाहरुख खान के टीम का ओनर है केकेआर का, तो उनके पास प्लेयर है, ठीक है। अब प्लेयर को ऑक्शन में उठाते हैं, अब जो प्लेयर को ऑक्शन में उठा रहा है तो ऑक्शनियर होगा ना कोई, जो बताते हैं कि भाई ये प्लेयर का ये दाम है, कौन लेना चाहते हैं,
तो ये सभी के बिहाफ में एक काम कर रहा है, तो वो भी एजेंट का ही काम कर रहे हैं ना। मतलब आपको आईपीएल ऑक्शन में इसलिए बताया, इस बार आईपीएल ऑक्शन में सबसे ज्यादा दाम किसको मिला आइडिया है? एक इंग्लैंड का प्लेयर है सर, उसका नाम है शैम कारन बोल के, उनको 18 करोड़ से खरीदा गया। कौन से टीम ने खरीदा मुझे याद नहीं आ रहा है, आई थिंक चेन्नई, या फिर मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन 18 करोड़ का दाम मिला, इतना मुझे पता है। और एक प्लेयर को दाम मिला काफी अच्छा, बेन स्टोक बोल के इंग्लैंड का और एक बड़ा फेमस प्लेयर है, उनको करीब 16 करोड़ के आसपास का दाम मिला है मतलब ऑक्शन में। तो सवाल ये उठते ये वैल्यूएशन समझ में आ रहा है? अब इसमें जीएसटी है ना सर? बिल्कुल है, ठीक है। आईपीएल लाने के बाद से भारत के इकोनॉमी में बड़ा ही सुंदर सा चेंज आया है सर। आईपीएल बहुत कुछ दे रहा है इंडियन इकोनॉमी को भी। अच्छा, अब आई होप आपको समझ में आ रहा है कि सर ये क्या क्या एजेंसी का काम होता है। मार्केंटाइल एजेंट, कोई भी नॉर्मल बिजनेस एजेंट को हम लोग मार्केंटाइल एजेंट बोल सकते हैं। अच्छा, आपको फैक्टर के बारे में बोला ही नहीं। फैक्टर कौन है बोले तो ये आपको लोन डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। मतलब बैंक जब किसी को लोन देता है, मानो कि किसी बैंक ने किसी को 50 लाख का लोन दिया, ठीक है। ऐसा एक जन को नहीं, मानो ऐसे बैंक ने मानो 4 जन को लोन दिया, 50 लाख इंटू 4 करके, कितना टोटल लोन दे दिया बैंक ने? करीब 2 करोड़ का। हाँ सर, अब मानो आउट ऑफ 2 करोड़ बैंक ने 1 करोड़ रिकवर कर लिया मार्केट से, मतलब रिकवर मतलब उसको मिल गया, उसका रीपेमेंट हो गया। लेकिन 1 करोड़ लोन बैंक का बैड डेब्ट की तरफ जा रहा है सर। या आप ऐसे मानो कि बैंक उसको यही सोच रहे कि ये मेरा बैड डेब्ट हो गया, मतलब इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं बैंकिंग लैंग्वेज में एनपीए। एनपीए समझते हो? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक ऐसे बात करता है। अब बैंक बोलेगा कि जो मेरा एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा, देखो बैंक के लिए लोन प्रोवाइड करना एसेट ही है उसका, ठीक है। मतलब वो डेटा क्रिएट करता है, उसको पैसा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अगर कोई लोन रीपे नहीं करेगा तो बैंक के लिए लॉस है, तो बैड डेब्ट क्रिएट होता है। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, बैंक क्या करता है, फैक्टर को बोलते हैं। फैक्टर कौन होता है? ये सब बड़े बड़े फाइनेंशियल कंपनीज ही होते हैं सर, ठीक है, जो अपने आप को फैक्टरिंग सर्विस के लिए रेडी करता है। अब ये क्या करेगा, इनके पास कुछ फाइनेंशियल लीगल राइट्स होते हैं, ठीक है, लीगल राइट्स होते हैं। इस लीगल राइट्स के थ्रू से बैंक को जाके वो बोलेगा कि भाई आपका 1 करोड़ का जो ड्यू मार्केट में पड़ा हुआ है, इसको मैं उठा के दूंगा, बदले में आप मुझे कमीशन दे दें। मतलब 1 करोड़ बैंक का बैड डेब्ट है। अब बैंक को सिंपल बोलेगा कि भाई अगर 1 करोड़ हम उठा के देते हैं आपको मार्केट से, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, लीगल क्या रूल्स फॉलो करना है, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आप बस, बैंक भी वही चाहते हैं कि भाई कुछ तो नहीं आ रहा है, कम से कम अगर 1 करोड़ में से 50 लाख भी आ जाए ना, बैंक बोलेगा तो भी बहुत है, तो भी बोलेगा बहुत है, ठीक है। तो नॉर्मली इससे थोड़ा और ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी 1 करोड़ अगर मार्केट से उठा के देते तो 30 लाख के आसपास तो एजेंसी ले ही लेता है। 20-30% वो लोग कमा ही लेता है। समझ में आ रहा है सर? ये भी एक तरह का एजेंसी बिजनेस है, बट कोई नॉर्मल बात नहीं है ये ऐसा फैक्टरिंग बिजनेस, ठीक है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब पैसा चाहिए होता है, रिस्क टेकिंग पावर होना चाहिए होता है, बिकॉज आपको पहले बैंक को ना काफी पैसा देके खरीदना पड़ता है। मतलब बैंक का अगर एनपीए आपको खरीदना है ना, तो बैंक को आपको पहले, अगर 1 करोड़ का भी आपको मार्केट से उठाना है ना, तो बैंक को आपको पहले 30 लाख के आसपास जमा करना होगा, फिर आप रिकवर करोगे तब जाके बैंक आपको पेमेंट करेगा। मतलब इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस, बट इट्स पॉसिबल ऑल्सो। इवन जरूरत पड़ने से फैक्टर जो होते हैं ना, वो जिनका बैड डेब्ट है, जो पैसा नहीं दे रहा है, वो कैसेट बेच बाच के भी निकालेगा, ठीक है। इतना लीगल पावर होता है इनके अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सर? तो ये सब अलग अलग टाइप ऑफ एजेंसी है। अब ये एजेंट कौन होते हैं, इसका बड़ा लंबा लिस्ट हो गया। सो हु कैरीज ऑन बिजनेस और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब जैसे फैक्टर जैसे बैंक के बिहाफ में, ऐसे तो कस्टमर किसका है, बैंक का है, फैक्टर का थोड़ी है। लेकिन बैंक के बिहाफ में फैक्टरिंग सर्विस किया ना। हेलो, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? ब्रोकर, ब्रोकर का नाम करें तो मुझे स्टॉक ब्रोकर का नाम लेना चाहिए, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर लोग क्या करते हैं, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करते हैं। बदले में ये लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली बीएसई एनएसई में जाके शेयर खरीदते हैं क्या? अगर आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, से फॉर एग्जांपल आप इन्फोसिस का शेयर लेना चाहते हैं,
आप टाटा का शेयर लेना चाहते हैं तो आप ना तो टाटा कंपनी में जा सकते हो और ना ही इन्फोसिस के अंदर जा सकते हो। शेयर खरीदना है, इवन आप बीएसई एनएसई में भी नहीं जा सकते कि भाई कंपनी अपना शेयर तो बीएसई एनएसई में लिस्ट करके रखा तो हम लोग उसके अंदर चले जाते हैं और खरीद के लाते हैं। बीएसई एनएसई बोलता है कि मेरे पास मत आओ, ब्रोकर के पास जाओ जो मैं रजिस्टर करके दिया। ब्रोकर मेरा एजेंट है। आप ब्रोकर को बोलो, ठीक है, जो सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है, आप ब्रोकर को बोलो आपको अकाउंट ओपन करके देगा और आप उसके थ्रू से शेयर खरीद लेना। तो ब्रोकर भी एक तरह का एजेंसी काम करते हैं, इन्हें भी कमीशन से ही पैसा मिलता है सर। ब्रोकर भी कमीशन ही कमाता है ब्रोकरेज जनरेट करके, तो ब्रोकरेज एक तरह का कमीशन है। हेलो, आपको समझ आ रहा है? एजेंसी बिजनेस का लंबा लिस्ट, ठीक है, जो किसी और के बिहाफ में बिजनेस को संभालते हैं उसे हम लोग एजेंसी बिजनेस कहते हैं या एजेंट कहते हैं, ठीक है। और भी कुछ वाइटल टर्म्स हैं जो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में जरूरत पड़ेगा। सेस, सेस मतलब एक्स्ट्रा टैक्स। सेस भी टैक्स का ही दूसरा नाम है। टैक्स तेरा कितना नाम, जैसे पैसा का कितना नाम है, हाँ सर, भगवान के नाम पे दो तो दक्षिणा, है ना, अगर टीचर को दो, डॉक्टर को दो तो फीस, हाँ, अगर कोई एम्प्लॉय को दो तो सैलरी, हाँ, और भी कितना सारा नाम आ जाएगा। अगर पुलिस को घूस देते हो तो ब्राइब, ठीक है, तो पैसा तेरा कितना नाम, ठीक है। ऐसे ही टैक्स का भी बहुत सारा नाम है। नॉर्मली टैक्स है, कभी हम लोग ड्यूटी भी बोलते हैं, कभी हम लोग सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। Sales shall have the same meaning as assigned to it in the goods and service tax, compensation to states, ठीक है, compensation to states और एक्ट सेक्शन 2 सब्सिडी 22। एक्चुअली एक compensation सेल्स बोल के होता है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा कलेक्ट करता है और स्टेट को सप्लाई करता है, तो उसको सेल्स बोला जाता है। एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा अमाउंट लगा के कलेक्ट करता है। आगे बताऊंगा ऐसे कंपेंसेशन सेल्स के बारे में भी मैंने बेसिक्स ऑफ जीएसटी के अंदर बता के रखा सर, हो सके तो आप जरूर उसको एक बार मतलब कवर अप करें। अच्छा, कंसिडरेशन, सर कंसिडरेशन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, समथिंग इन रिटर्न में होना चाहिए। क्या बदल, मतलब किसके बदले में आप चीजें खरीद रहे हो, ठीक है, तो किस चीज के वैल्यूएशन के बदले पूरा डील हो रहा है, ठीक है, तो वो वैल्यूएशन, उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडरेशन बोल रहे हैं, जो एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का ही रूल्स के अंदर आता है ना, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का रूल्स के अंदर ही आ जाता है। अब उसके अंदर मैं और बात नहीं करूंगा अभी, ठीक है सर। और क्या चीज आपको जानना, जैसे कंसिडरेशन का एक सिंपल फिर भी यहाँ पर बोला है, आप फ्लो चार्ट देख सकते हो। तो कंसिडरेशन क्या हो सकता है, जब कोई बंदा कोई चीज खरीदते हैं या सेल करता है, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई, ठीक है, आपने सप्लाई किया किसी को, बदले में आपको जो पेमेंट मिला, लेकिन पेमेंट कैसे मिला आपको, मनी के थ्रू से, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट, अगर आप कोई डिपॉजिट कर रहे हो तो वो भी पेमेंट है, ठीक है। अच्छा, कौन डिपॉजिट किसको कर रहे हो, बाय रिसिपेंट और एनी अदर पर्सन। मॉनेटरी वैल्यू और एनी एक्ट ऑफ फॉरवेरेंस फॉर द सप्लाई, मतलब किसी पर्टिकुलर सप्लाई देने के कारण, ठीक है, अगर आपको कोई मॉनेटरी वैल्यू रिसीव हो रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं सर, ओनली व्हेन द सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द सेड सप्लाई, अगर सप्लायर उसको उस पर्टिकुलर डिपॉजिट को कंसिडरेशन बोल के मानता है तभी उसको सप्लाई मानेगा जीएसटी डिपार्टमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बोला सर, एक्सक्लूडिंग सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करता है। सब्सिडी मतलब अगर कोई पर्टिकुलर, जैसे आजकल एक चल रहा है सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप परचेस करने जाओगे, ई कार, ठीक है, ई व्हीकल्स क्या बोलते हैं उसको, ईवीज बोलते हैं ना। जैसे मानो अगर आपको से फॉर एग्जांपल नेक्सॉन खरीदना है, तो टाटा नेक्सॉन का मार्केट प्राइस चल रहा है ईवी वाला, हाँ, 15 लाख के आसपास दाम बता रहा है कंपनी। सरकार बोल रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 1.5 लाख का सब्सिडी है, मतलब आपके घर पे दाम पड़ जाएगा 13.5 लाख के आसपास। ये चल रहा है सर। ऐसा वेराइटीज काइंड ऑफ सब्सिडी डिफरेंट काइंड ऑफ सेगमेंट में चलता है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे, तो उस पर्टिकुलर सब्सिडी को या जो भी सेंट्रल और स्टेट से किसी को मिल रहा है उसे सप्लाई किया, मतलब उसे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे आगे मैं कैलकुलेशंस के अंदर सिखाऊंगा कि कैसे सब्सिडी को एक्सक्लूड करना चाहिए इस तरह से। अच्छा, पर्सन क्या है, ये आपको इनकम टैक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा, जैसे पर्सन इंक्लूड इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, you all know these things, association of persons, body of individuals, any corporation established under central act or provisional act, ठीक है,
एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉज ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया आल्सो, ठीक है। मतलब अलग अलग पर्सन यहाँ पर है, कोऑपरेटिव, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ये सभी कोई पर्सन है। चलो ठीक है, सोसाइटी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोई ट्रस्ट हो गया, कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन लाइक कोई गॉड, टेम्पल, चार्ज एटसेट्रा, ठीक है, जो बाकी पर्सन के लिस्ट में नहीं है। ये इनकम टैक्स में भी बोला जाता है सर, ये इनकम टैक्स में भी बोला जाता है, तो फिर से यहाँ पर भी पर्सन का एक लिस्ट दिया गया है। अच्छा, मनी क्या है? हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं, तो इसमें मनी के बारे में बोला है सर। व्हाट इज मनी? पहले भी मैं बोला मनी के बारे में, पहले प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह में भी मैं मनी के बारे में डिस्कस करके रखा। व्हाट इज मनी? मनी मींस इंडियन लीगल टेंडर, एनी फॉरेन करेंसी, चेक, प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, ये देखो पूरा लिस्ट है। व्हाट इज मनी? बोल देता हूँ सर क्या है ना, फिर बाद में आपको ऐसा लगेगा कि सर मनी के बारे में आपने बोला नहीं, ठीक है। ऐसे तो ये सब नॉर्मली आप लोगों को मैं बार बार सुनाता रहता हूँ, तो आप लोग शायद बोर हो जाते हो, बट फिर भी बोल देता हूँ, हर चैप्टर में ही डेफिनेशन जरूरी है। मनी मतलब इंडियन लीगल टेंडर, मतलब जो हमारे और आपके पॉकेट में है, ठीक है, जिसको हम लोग लीगल वे में एक्सचेंज करके चीजें खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं। फॉरेन करेंसी भी मनी है, चेक वो भी मनी है, प्रॉमिसरी नोट मनी है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा जाता है ना, प्रॉमिसरी नोट कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, ठीक है, कि इतना दिन बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ही एक वर्जन है, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब ये बेसिकली ऐसा होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चलता है। लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चलता है, ये बिजनेस स्टडीज में लोग बचपन में शायद पढ़े होंगे, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सपोर्टर को इंपोर्टर लेटर ऑफ क्रेडिट देता है कि भाई आप एक्सपोर्ट करो, आपको पेमेंट मिल जाएगा, बैंक के थ्रू से मिलता है बेसिकली। लेटर ऑफ क्रेडिट में बैंक के थ्रू से इंपोर्टर एक्सपोर्टर को ये पेमेंट करते हैं और बोलते हैं, पेमेंट नहीं मतलब बेसिकली पहले क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट भेजता है और उसके माध्यम से ये बताते हैं कि आपको पेमेंट इतना दिन बाद मिल जाएगा, मतलब पेबल एक डील है, लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं उसको, ठीक है। ज्यादातर केस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ही यूज होता है। इसके अलावा लीगल ड्राफ्ट, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक। आजकल ट्रैवलर चेक उतना नहीं चलता, बट एक समय था जब ट्रैवलर चेक भी बहुत बढ़िया था। मतलब ये किसी पर्टिकुलर कंट्री का, फॉरेन कंट्री का जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लाइक मानो डॉलर का हो सकता है या अमेरिकन का हो सकता है, इस तरह का। मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हो, तो अगर आप कुछ चीजें खरीद रहे हो तो आपके पास अगर ट्रैवलर चेक है तो एक्सेप्टेबल होता था। आजकल सब कार्ड हो गया है सर, फॉरेक्स कार्ड बोलते हैं आजकल ट्रैवलर चेक को, ठीक है। फॉरेक्स कार्ड के थ्रू से आप चीजें खरीद सकते हो दूसरे कंट्रीज में, ये भी एक तरह का मनी सर्कुलेशन सी है, ठीक है। तो पहले पुराने जमाने में क्या चलता था, आज से 10-15 साल पहले ट्रैवलर्स चेक में आपके पास अगर ट्रैवलर्स चेक है तो उस चेक के थ्रू से आप फॉरेन कंट्री में जाके, ठीक है, कुछ चीजें खरीद सकते हो वहां के डिनोमिनेशन में। लेकिन ये बाकी कंट्री में ये हो जाता है, बेसिकली एक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट है, बट दैट इज ऑल्सो मनी, उसको भी मनी कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब भाई मनी तेरा कितना नाम लीगली आप देख लो, हाँ, मनी ऑर्डर, पोस्टल इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई। अगर आरबीआई ने कुछ और नाम बोल के रखा है कि भाई ये भी पैसा है, तो उससे भी पैसा मान लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और भी बात कहा है कि कुछ चीजें हैं जिसको मनी नहीं मानेंगे, ठीक है, जैसे करेंसी हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। मतलब अगर आपके पास कोई पुराना कॉइन है, ठीक है, कोई पुराना नोट है, ठीक है, जो करेंटली लीगल टेंडर नहीं है, नॉट अ लीगल टेंडर एनीमोर, ठीक है, नॉट अ लीगल टेंडर एनीमोर। मतलब अगर आपके पास वो चीज जो है ना, पुराना टाइप का कॉइन, ठीक है, मानो मुगल पीरियड का, या फिर मुगल छोड़ो यार, अगर आपके पास ब्रिटिश पीरियड का भी कोई करेंसी है, या फिर एकदम स्टार्टिंग लेवल में, मतलब उतना छोड़ो, 2016 में मोदी जी ने जो नोट बैन किया था, ठीक है, नोटबंदी जो हुआ था, ठीक है, नोटबंदी में जो नोट पुराना नोट था, अगर वो भी आपके पास है तो वो भी आपको करेंसी नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर किसी के पास है तो रख लो, हो सकता है 100 साल बाद मोदी जी के नाम पे एंटीक बन जाएगा कि ये मोदी जी बैन किया था, तो फिर ये न्यूमिस्मेटिक वैल्यू आ जाएगा उसमें, ठीक है, एंटीक बन जाएगा। तो उसको छोड़ के जिसका लीगल टेंडर नहीं है पर कंट्री का ही कोई करेंसी पुराने जमाने का है, वो न्यूमिस्मेटिक वैल्यू हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो शौक में इस सब करेंसी को जमा करते हैं, और कभी कभी इसका इतना दाम आ जाता है मार्केट में कि आप क्या बताऊं आपको। when used as a consideration to the settle the obligation। अब मनी क्या है, मनी, व्हाट इज मनी? मनी बेसिकली एक कंसिडरेशन सेटलमेंट का एक उपाय है, ठीक है। मतलब अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो किसी से, तो बदले में आप मनी दे रहे हो, और ये मनी के तौर पे आप इतना सारा चीजें दे सकते हो, कोई भी चीज,
तो इसीलिए लॉ में मनी के बारे में इतना क्लियरली बोला गया है। मनी मतलब सिर्फ भारत का जो आपकी पॉकेट में वही मनी है, इतना ऐसा नहीं है। मनी मतलब इतना सारा चीज हो सकता है। तो लॉ एकदम क्लियर कट आपको इसके बारे में बोला है। तो आप एक बार जरूर गो थ्रू करके रखिएगा ये सब चीजें, ठीक है। तो थोड़ा मुझे लगा कि डेफिनेशंस बोलना चाहिए था, ठीक है, तो मैं बता दिया। कुछ डेफिनेशंस मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी बोला था, ठीक है। ओके सर, अब चलो सर, बहुत हो गया डेफिनेशंस खेल। अब थोड़ा वैल्यू ऑफ सप्लाई सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 15 में क्या बोला है, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। हाँ, ऐसे सेक्शन 15 इसका मेन एरिया है, बट सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 उसके अंदर भी क्लॉज ए बी सी डी ई, सबसेक्शन 3 के अंदर भी ए बी है, सबसेक्शन 4 5, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने के लिए कुछ एक्सप्लेनेशंस भी है, ठीक है, इस एक्ट के अंदर। उस एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग पॉइंट नंबर ए बी सी के थ्रू से देख पा रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्टली एनालिसिस पे आ जाता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग एनालिसिस पे आ जाते हैं और सेक्शन 15 को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। सर आप लोग अगर कनेक्टेड हो, समझ रहे हो, सुन पा रहे हो तो थोड़ा हाँ ना दीजिएगा। क्या मेरा आवाज आ रहा है? बताइए सर। है सर। ओके सर, अब जरा देखें कि सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 15 को कैसे एनालिसिस करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में। CGST law has different provisions for determining the value of a supply of goods and service in the following situations. Supply is made solely for a price in money, that is called monetary considerations, to unrelated person, and that is the very accurate way to calculate the value. जो आपके रिलेटेड नहीं है उनको आप जिस दाम पे मार्केट में चीजें बेच रहे हो ना, वही उसका एक्चुअल दाम है। ये सबसेक्शन 1 में यही कहा गया है। 15 सबसेक्शन 1 में सप्लाई इज मेड सोनली फॉर ए प्राइस इन मनी और मॉनेटरी कंसिडरेशन। मतलब सिंपल बात है, किसी को कोई 100 रुपए का चीज बेच रहे हो भाई, ठीक है, कोई आपका नॉन बंदा नहीं है, ठीक है। नॉन बंदे के केस में क्या होता है, जैसे मैं आपको अपना बात कर रहा हूँ, मेरा रिलेटिव से काफी स्वीट का दुकान है सर, मिठाई का, ठीक है, मतलब मेटरनल साइड में, स्पेशली मामा घर के साइड में। तो कोई थोड़ा एकदम क्लोज है तो फिर वो पैसा नहीं लेता, वो अलग बात, लेकिन ऑब्वियसली नहीं लेगा ना। लेकिन थोड़ा अगर रिश्तेदारी में है तो कोलकाता में, ये पुराना कोलकाता में, नॉर्थ कोलकाता में, श्याम बजारन इस सब एरिया में, जोड़बगान एरिया में तो है सर। तो वहां पर मैं कभी कभी पहुंच जाता हूँ, तो अगर पहचान लेता है ना तो फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं यार तुम तो वो हो, तो फिर तुम्हारे लिए एक काम करते हैं, 10 टका रसगुल्ला है तो तुम एक काम करो, सिर्फ कॉस्टिंग दे दो 7 टका, ठीक है। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर वो रिलेटेड हो गया ना, रिलेटेड पार्टी टाइप हो गया। लेकिन रिलेशन मतलब सिर्फ ऐसा वाला रिलेशन नहीं, ये तो पर्सनल रिलेशन हो गया कि मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ, तुम्हारे माँ हमारा बहन लगता है, तो फिर तुम हमारा भंजा हुए, ये हुए वो हुए, ये भी रिलेटेड हुआ। लेकिन रिलेटेड का और भी मतलब है लॉ में, ठीक है, तो जो आपको समझना पड़ेगा। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे लॉ आपको रिलेटेड पार्टी के बारे में बात करता है। बट इन सिंपल सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि सप्लाई इज मेड सोनली फॉर द प्राइस इन मनी टू अनरिलेटेड पर्सन। सप्लाई इज मेड सोनली फॉर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। अच्छा, अगर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन हो तो मतलब पैसा नहीं, ठीक है, मतलब कुछ बदले में दे रहे हो, मतलब नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, और फॉर पार्ट मॉनेटरी कंसिडरेशन और पार्ट नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, मतलब कुछ एक्सचेंज हो रहा है और कुछ पैसा जा रहा है, और इन्वॉल्विंग एडिशनल कंसिडरेशन टू रिलेटेड पर्सन फॉर स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ सप्लाई। सबसेक्शन 4 5 ऑफ सेक्शन 15 इसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो 15 सबसेक्शन 1 अनरिलेटेड पार्टी में बात करता है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 5 रिलेटेड पार्टी में बात करता है, और वो भी पार्ट मॉनेटरी में, पार्ट नॉन मॉनेटरी में, ये सब बात कर रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमिनेशन करने के लिए। सर ये तो समझ में आ रहा है कि सेक्शन क्या बोल रहा है, बट कैसे कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट कैसे करना है देख लेंगे सर, अभी इतना क्या हड़बड़ा रहे हो सर। The definition of related person under explanation to section 15 covers various situations. सेक्शन 15 डिफरेंट सिचुएशंस में रिलेटेड पर्संस के ट्रांजैक्शंस को देखता है, जिसमें इंक्लूडिंग सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, मतलब एकमात्र एजेंट है, एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल कंसेशनरी, ठीक है, मतलब जो कंसाइनमेंट में होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड पर्सन हैज बीन प्रेजेंटेड इन अ डायग्राम। चलो थोड़ा रिलेटेड पर्सन कौन कौन हो सकता है मैं आपको बता दूं। मतलब सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रिलेटेड पर्सन के बारे में क्या बोला है, अनरिलेटेड के बारे में बोलने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रिलेटेड नहीं है वही अनरिलेटेड होगा। अब आपको ये लिस्ट भी जान लेना चाहिए कि सर रिलेटेड पर्सन में ट्रांजैक्शंस कब होगा, मतलब सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कब मानेंगे। पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन,
ठीक है, लीगल पर्सन भी रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। सच पर्सन सर और ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, मतलब आप मेरे बिजनेस के ऑफिसर हो, मैं आपके बिजनेस में डायरेक्टर हूँ। मानो शुभजीत का एक बिजनेस है या शालिनी का कोई बिजनेस है, ठीक है, या मानो सौमन मित्रा का कोई बिजनेस है। अब किसी के बिजनेस पे मैं, आप मेरे बिजनेस में ऑफिसर बन गए, मैं आपके बिजनेस में डायरेक्टर बन रहा हूँ, या फिर वाइस वर्सा, तो फिर हम लोग रिलेटेड पार्टी हो गए ना। हेलो, मानो कि मेरे बिजनेस में आप लोग सीएफओ हो, सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, बड़ा ही रोल प्ले करता है बड़ा, सीएफओ को आम बनना तो है नहीं। या फिर सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव, आप मेरे बिजनेस में सीईओ हो, मैं आपके बिजनेस का डायरेक्टर हूँ, तो हम लोग रिलेटेड हुए कि नहीं हुए? है सर। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसा बात है। सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ द वन अनदर बिजनेस। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन बिजनेस। ये लोग बिजनेस में लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर अगर है तो भी रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है, मतलब आप कोई बिजनेस का एम्प्लॉयर है तो मतलब बिजनेस उसी का है और उसकी कंपनी में काम करते हैं। या फिर कोई थर्ड पर्सन, ठीक है, या फिर कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और एनी ओन होल्ड मोर देन 25% वोटिंग स्टॉक और शेयर ऑफ बोथ ऑफ देम, मतलब अगर किसी के बिजनेस का 25% से ज्यादा वोटिंग पावर अगर किसी के पास है तो वो उस बिजनेस का रिलेटेड हो गया, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले भी बोले। वन ऑफ देम कंट्रोल द अदर, मतलब एक बंदा दूसरे को कंट्रोल करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब जो रिलेशन में है उनका, कोई किसी ना किसी को किसी भी तरह से कंट्रोल करता है, उसी के कहने पे बात होता है। तो ऑब्वियसली चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली, कंट्रोल अगर एक दूसरे को करता है तो एकदम बिल्कुल रिलेटेड है, चाहे कंपनी वाला हो या किसी और वाला। ये थर्ड पर्सन कंट्रोल बोथ ऑफ देम, कोई थर्ड पार्टी है जो किसी दूसरा व्यक्ति को कंट्रोल करता है, चाहे डायरेक्टली करे इनडायरेक्टली करे। सर पता कैसे चलेगा? जो ऑफिसर होते हैं ना असेसिंग वाले, असेसिंग ऑफिसर, उनको सब पता चल जाएगा अगर उनको कहीं पर भी घोटाले का सुगंध मिल जाता है। घोटाला सुगंधित होता है क्या? अरे हम ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर कहीं पर देखिएगा कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो घोटाला चल रहा है, तो वो छानबीन करेगा ना, सब पता चल जाएगा कौन किसके कहने पे क्या चीज किस दाम पे किसको बेचा गया, ठीक है। तो वो सब खेल के समझ सकता है सर। या फिर सच पर्सन आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, समझ गए? सच पर्सन आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, मतलब एक ही, जिसको हम लोग बोलते हैं ना गुष्टी, बंगाली में लोग क्या बोलते हैं, गुष्टी, एक ही गुष्टी, ठीक है, गुष्टी समझते हो? मतलब जो काफी सारे भाई बहन लोग हैं, ठीक है, जॉइंट फैमिली, जिसको हम लोग एचयूएफ में बोलते हैं ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टाइप्स, ठीक है, जॉइंट फैमिली में सेम पर्सन आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनरी ऑफ द अदर, मतलब आप मेरे बिजनेस में एजेंट हो, मैं आपके बिजनेस में एजेंट हूँ, आप मेरा डिस्ट्रीब्यूटर हो, मैं आपका कंसाइनर हूँ, आप मेरे कंसाइनी हो, इस टाइप का, तो भी रिलेटेड हुआ ना। तो ये रिलेटेड पर्सन के बारे में सेक्शन 15 इस तरह से बात करता है। दीज आर कॉल्ड रिलेटेड पर्सन इन सेक्शन 15 सीजीएसटी एक्ट, याद रखिएगा सर, ठीक है, बहुत ही वाइटल कॉन्सेप्ट था। अच्छा, सप्लाइज टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन, मतलब बिल्कुल बात है भाई, जब अनरिलेटेड पार्टी में बात हो तो प्राइस जो है वही बेसिकली कंसीडरेशन माना जाएगा। सर रिलेटेड पार्टी में सर उस केस में प्राइस है, बट वहां पर क्या हो ना, मैनिपुलेट हो जाता है। एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं। अच्छा, अब वैल्यूएशन जो होता है वो क्या चीज पे होता है? सर ट्रांजैक्शन वैल्यू पे होता है ना। व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू? सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 ट्रांजैक्शन वैल्यू पे बात करता है। ट्रांजैक्शन मतलब क्या? हम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं, ट्रांजैक्शंस का मतलब लेन देन। सर आप मुझे कुछ बेच रहे हो, बदले में आप कुछ कुछ मुझे पे कर रहे हो, मैं आपको कुछ बेच रहा हूँ तो आप मुझे कुछ पे करो, समथिंग लाइक दैट। तो व्हेन अ ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज मेड बिटवीन टू पर्सन, अब पर्सन कौन है ये मत पूछ लेना, पर्सन मतलब यहाँ पर सिंगल कोई व्यक्ति नहीं, पर्सन मतलब लंबा लिस्ट है, फार्म है, एलएलपी है, एओपी है, बीओआई है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, एचयूएफ है, सिंगल इंडिविजुअल है, सब पर्सन है। टैक्स लॉज पर्सन को इसी तरह से डिनोट करता है सर। पर्सन मतलब मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, देयर इज अ पर्सन, पर्सन मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बोलता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को बोलते हैं, वो वाला पर्सन नहीं। टैक्स लॉ पर्सन को थोड़ा लंबा वे में बताते हैं। बिटवीन टू पर्सन हु आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, हु आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। अब नॉट रिलेटेड कब होगा? अगर रिलेटेड पता चल गया तो नॉट रिलेटेड हो जाएगा। आई होप क्लियर सर। नॉट रिलेटेड कैसे पता करेंगे? अगर रिलेशन में ना हो तो हो जाएगा। अब रिलेशन कैसे होगा? मतलब वो क्या प्यार वाला रिश्ता नाता क्या? नहीं सर, लीगल रिश्ता नाता भी यहाँ पर है,
ठीक है सर, हर बात को प्यार मोहब्बत पे बदलाओ, मतलब चीज मतलब ट्रांसफर मत करो, ठीक है। हाँ, जैसे हम लोग आजकल बोलते हैं ना कि आई एम इन रिलेशनशिप, बहुत ऐसे फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह में देखता हूँ, हाँ इन रिलेशनशिप, मतलब क्या वो वाला रिलेशन का बात चल रही है? नहीं रे बाबा, वो वाला रिलेशनशिप, ये तो उस लीगल रिलेशनशिप के बारे में बात कर, ठीक है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग सर, समझ गए। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, मतलब ट्रांजैक्शंस का मेन पॉइंट क्या है? प्राइस। सर अगर प्राइस ही सोल कंसिडरेशन है तो फिर इतना झमेला क्यों है? सर देखो आगे खेल क्या कहाँ लेके जाता है हमें आपको। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो सप्लाई इज बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन, ये मेन क्राइटेरिया है। सप्लाई बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन होना चाहिए, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई होना चाहिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ट्रांजैक्शन वैल्यू का, और इसी पे वैल्यूएशन किया जाता है आमतौर पे। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शनल सिचुएशंस आल्सो, आगे आगे आते हैं सर, देख लेते हैं। अच्छा, under section 15 subsection 1, the transaction value which is applicable between unrelated person, where price is the sole consideration for supply, the price actually paid or payable for the said supply of goods or service or both, ठीक है। This is the price for specific supply that is being valued. It includes the amount already paid at the time of supply is being valued for tax, मतलब अगर आपने पहले पे कर दिया उसे भी लिया जाएगा, या फिर अगर कोई अमाउंट आपका बाकी है एज वेल एज द अमाउंट पेएबल, ठीक है, जो आपने पहले पे कर दिया या कुछ अमाउंट आपका बाकी है या नॉट येट पेड एट दैट टाइम, या हो सकता है कि आप उस टाइम पे नहीं कर रहे हो। द वर्ड पेएबल रेफर्स टू प्राइस दैट इज एग्रीड टू बी पेड फॉर द गुड्स। पेएबल वर्ड का मतलब क्या है? पेएबल का मतलब ये होता है कि पे किया नहीं करना है, ठीक है। पेएबल रिसीवेबल है ना, हर कंपनी में ये डिपार्टमेंट होता है सर, जानते हो। कोई भी आप मल्टीनेशनल कंपनी में जब आप लोग जॉब वगैरह करोगे ना, तो दो डिपार्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, एक तो प्रोक्योर डिपार्टमेंट, ये सब तो आप देखोगे, बट अकाउंट्स के केस में दो डिपार्टमेंट बड़ा ही वाइटल डिपार्टमेंट है। एक है पेबल डिपार्टमेंट, एक है रिसीवेबल डिपार्टमेंट, ठीक है। अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल, मतलब इतना आपको सुनने में लगेगा कि भाई क्या डिपार्टमेंट होगा, पेबल है, अकाउंट्स रिसीवेबल है। सर कुछ नहीं एक देने का, कितना लोगों को देना है और किन से लोग, कितना कौन सा लोगों से पैसा पाना है, इसका हिसाब रखने वाला जो कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर के थ्रू से, वही पेएबल और रिसीवेबल में काम करता है। आगे आगे जब आप लोग सॉफ्टवेयर में काम सीखोगे ना, लाइक एसएपी टैली वगैरह में, आपको ये पेएबल रिसीवेबल में काफी दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है सर। जब करेंगे ना, जब करेंगे तब देख लेंगे आप, अभी आगे चलो। हाँ मैं तो आगे ही बढ़ रहा हूँ, बढ़ते बढ़ते आगे पहुंच गए सर एग्जाम्पल पे। चलो आगे केस सिनारियोज एक एक करके, अब धीरे धीरे मैं आपको एक एक केस सिनारियो बताऊंगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको एकदम पानी बराबर लगेगा। सर ऐसा है क्या पानी बराबर? नहीं सर, बिल्कुल इतना पानी बराबर भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा टफनेस होने से ना कदर होता है, और एकदम इजी होने से आप लोग पढ़ोगे ही नहीं। अच्छा, होलसेल प्राइस फॉर 1 metric ton cement sold by X Limited, wholesale price for 1 metric ton cement sold by X Limited in the ordinary course of business, rupees 7,000. Price of 1 metric ton cement sold by X Limited to unrelated customer is 6,700. अब बताओ, wholesale price of 1 metric ton of cement sold by X Limited in the ordinary course of business, rupees 7,000. Price of 1 metric ton cement sold by X Limited to unrelated customer 6,700 में बेचा। So value of supply क्या होगा? Value of supply made by X Limited to Y is 6,700, which is the price actually paid or payable and not the wholesale price. Wholesale price 7,000 चल रहा है, but उसने एक्चुअल में सेल किया कस्टमर को 6,700 पे, तो फिर वैल्यू क्या कौन से प्राइस पे होंगे? 7,000 पे भी 6,700 पे, मतलब मार्केट में जो होलसेल रेट चल रहा है वो 7,000 है, बट कस्टमर को बेचा गया 6,700 में, तो जीएसटी वैल्यू किस पे करेगा? 6,700 में करेगा कि 7,000 पे करेगा? हेलो, 6,700। वेरी गुड सर, ठीक है। जिस दाम पे आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हो वही दाम पे वैल्यू होगा, और आपका जीएसटी भी उसी अमाउंट पे चार्ज होगा। अब 6,700 करके पर मेट्रिक टन का, ठीक है। अब आप जितना मेट्रिक टन सीमेंट बेचोगे उसको उस हिसाब से आप दाम हिसाब कर लेना, और उसके ऊपर जीएसटी भी, जो प्रोडक्ट सीमेंट पे जीएसटी लगता है वो काउंट कर लेना, 5%, 7%, 12%, वटेवर। एक रेट चार्ट दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। ऐसे रेट वगैरह चेंज होता रहता है, एग्जाम आपको रेट के बारे में ना बता देता है। एग्जाम नॉर्मली रेट पूछता नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेट तो चेंजेबल है ना, तो उसको क्वेश्चन के अंदर डाल के रेट को इतना दिमाग में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेट एक ऐसा चीज है जो डेली प्रैक्टिस का मैटर है।
ठीक है, तो एग्जाम आपको ज्यादातर केस में अगर रेट के ऊपर कुछ देता है ना, वो बोल देंगे कि भाई इस पे 18% है, इसमें 9% है, इसमें बस 12% है, आप एज पर द क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, फिर भी अगर आप लोग जानकारी लेना चाहते हो तो मैं आप लोगों को रिसेंट रेट चार्ट का एक दे दूंगा, आप चाहे तो घर पे बैठे बैठे रेट चार्ट देख सकते हो। ठीक है, फॉर योर आइडिया। ठीक है, समझ में आया सर? मतलब ये एक सिंपल एग्जांपल था कि वैल्यू ऑफ जीएसटी कैसे होता है। यही तो खेल था कि सर मार्केट में चल रहे 7,000, कस्टमर को बेचा 6,700, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 6,700। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से याद रखना सर, ठीक है, दिमाग की बत्ती जला लो। द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल ऑर्डिनरीली बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू व्हिच इज द प्राइस पेड और पेएबल। ठीक है, या तो आपने पे कर दिया या फिर पे करना है। ठीक है, व्हेन द पार्टीज आर नॉट रिलेटेड एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ठीक है, तो सर रिलेटेड होने से क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं। Section 15 of the CGST Act further elaborates various inclusion and exclusion from the ambit of transaction value. सेक्शन 15 बहुत सारे पॉइंट में बात करते हैं कि भाई किस चीज को हम लोग वैल्यू से इंक्लूड करेंगे और वैल्यू के साथ एक्सक्लूड भी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल द ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल नॉट इंक्लूड डिस्काउंट अलाउड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। ट्रांजैक्शन वैल्यू पे डिस्काउंट अलाउड नहीं आता, बट नॉट ऑलवेज। डिस्काउंट कब दिया जा रहा है इस पे डिपेंड करता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू पे डिस्काउंट अलाउड को काउंट नहीं किया जाता, इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन देयर इज अ कंडीशन आल्सो। मतलब ऐसा नहीं कि डिस्काउंट अलाउड नहीं आता, इसे बोल लिए सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाए तो डिस्काउंट अलाउड को हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू पे। पर कब डिस्काउंट दिया जा रहा है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है सर, सवाल पे सवाल। हाँ सर क्या करें, जिंदगी बना हुआ है सवाल पे, जानते हो। हाँ मतलब ये पूरा जिंदगी सवाल है। सर क्या बात करते हो, जिंदगी सवाल है। हाँ सवाल, हमेशा मन में सवाल आना चाहिए और उसका जवाब ढूंढते रहना चाहिए। अच्छा, इंक्लूजन इन वैल्यू सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 द वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच आर इन्यूमरेटेड एंड डिस्कस्ड बिलो। जैसे कि क्या क्या चीजें नॉर्मली वैल्यू के साथ इंक्लूड होते हैं, जैसे कि टैक्सेस, ड्यूटीज, सेल्स, फीस, charges other than CGST, SGST, UTGST, GST compensations if charged separately। मतलब वैल्यू के अंदर क्या नहीं लेंगे, जीएसटी रिलेटेड चीज नहीं लेंगे। जैसे सीजीएसटी, मतलब जीएसटी का जो वैल्यूएशन कर रहे हैं सर, ट्रांजैक्शन वैल्यू बेसिकली। जब हम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी रिलेटेड मैटर नहीं आएगा। मतलब जीएसटी का वैल्यू करेंगे तो उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी ये सब नहीं आएगा। ठीक है, या जीएसटी कॉम्पेंसेशन से जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करते हैं किसी किसी स्पेशल काइंड ऑफ प्रोडक्ट में, जो स्टेट को कंपेंसेट करने के लिए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस क्यों लगाया जाता है, प्लीज सर बेसिक्स ऑफ जीएसटी एक बार प्लीज गो थ्रू करो। वहां पर मैंने जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस के बारे में बोल के रखा। इस कुछ स्टेट का ना लॉस होता है मतलब जीएसटी के कारण, मतलब इससे पहले नहीं होता था, क्योंकि करंट जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड है। ठीक है, और डेस्टिनेशन बेस्ड होने के कारण पहले क्या था, ओरिजिन बेस्ड था। मतलब जहां से गुड्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, जो स्टेट सप्लाई करता था उसको जीएसटी मिलता था। अभी उल्टा हो गया, अब जहां डेस्टिनेशंस में प्रोडक्ट जा रहा है जीएसटी कलेक्शन वो स्टेट करता है। अब इसमें दिक्कत ये हो गया कि जो बड़े बड़े स्टेट है लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अच्छा है, उनको लॉस हो रहा है। क्योंकि ज्यादातर क्या केस में क्या हो रहा है कि तमिलनाडु से प्रोडक्ट बन के दूसरे स्टेट में जा रहा है, मानो बंगाल आ रहा है, झारखंड जा रहा है। तो अगर डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट को अगर सारा टैक्स मिल जाएगा तो फिर जो इतना मेहनत करके मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उनके क्या मिलेगा, उनको बाबा जी का ठुल्लू। तो लेकिन ऐसा स्टेट का संख्या हमारे देश में कम है। ठीक है, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जब तक हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग लेवल सभी स्टेट के लिए एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे नहीं आ जाता, तब तक जिन स्टेट का मतलब जो बड़ा स्टेट है जो मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा है, ठीक है, जो दूसरे स्टेट को सप्लाई ज्यादा करते हैं, ऐसे स्टेट को जो लॉस होता है, इस लॉस को भरपाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चीजों पे स्पेशल टैक्स रेट रखेगा। ठीक है, जैसे मानो कि पेट्रोल डीजल पे अपना स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स रखता है, टोबैको प्रोडक्ट्स में, सिगरेट में, गुटखा वगैरह में स्पेशल टैक्स रेट लगाता है। और उसमें से जो अमाउंट निकलता है वो ये सब लॉस मेकिंग स्टेट को, मतलब लॉस मेकिंग इन द सेंस जिनका जीएसटी के कारण जिनको रेवेन्यू कम मिलता था, ठीक है,
बड़े स्टेट में इनको जो लॉस होते थे इनको कॉम्पेंसेट किया जाता है, इसको कॉम्पेंसेशन सेस कहा जाता है। मैं थोड़ा सा समरी करके बोल दिया हूँ, ठीक है। अब बाकी आप लोग जब बेसिक्स पढ़ोगे वहां पर मैंने थोड़ा कहानी बना के बताया सर, ठीक है, मतलब रियल लाइफ सिचुएशंस को दिखाया, तो तमिलनाडु महाराष्ट्र जैसे स्टेट के साथ जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कम है या फिर जहाँ पर प्रोडक्ट कम है, जैसे मानो उड़ीसा या झारखंड या छत्तीसगढ़, ठीक है, या राजस्थान, ठीक है, जो भी स्टेट में कम है, ठीक है, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। तो क्या डिफरेंसेस है, क्यों कलेक्शन किसी को ज्यादा हो जाता है, क्यों कलेक्शन किसी को कम हो जाता है, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन था, ठीक है। तो जरूर आप देखें सर कि ये कंपेंसेशन सेल गवर्नमेंट क्यों लगाता है, ठीक है। ये जीएसटी का स्टेट वाइज जो जीएसटी कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में, ये बहुत ही बेटर है। ये देखो सर, जीएसटी का सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन आप देख पा रहे हो सर, ये देखो सबसे ज्यादा जीएसटी कंट्रीब्यूशन करता है महाराष्ट्र, 1.85 लाख करोड़। ऐसे महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा स्टेट में से एक है, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, और लार्जेस्ट होने के साथ साथ इसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब स्मॉल मीडियम लार्ज सब तरह का। सेकेंड में है तमिलनाडु, कर्नाटका, कर्नाटका में 83,400 करोड़, 408। गुजरात थर्ड में है, तमिलनाडु भी अच्छा करता है सर, ठीक है। उत्तर प्रदेश ऐसे तो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है, बट उत्तर प्रदेश का मैन्युफैक्चरिंग लेवल में काफी डेवलपमेंट है, ठीक है। और इधर आपका दिल्ली हरियाणा एरिया, मतलब बेसिकली हरियाणा, ठीक है। तो ये सब अच्छा अच्छा है सर, जहाँ पर प्रोडक्शन लेवल अच्छा है। बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश सेम में है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट एंड आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, नॉर्थ ईस्टर्न, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये लोग थोड़ा पीछे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सर आप लोग, ठीक है। अब ये सब सेल्स वगैरह क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं सर। अच्छा, अब चलो सर इंक्लूजन इन वैल्यू पे थोड़ा बात कर लेते हैं। Payment to third parties, any amount that supplier is liable to pay in relation to supply, but which has been incurred by the recipient of supply and not already included in the price. Incidental expenses जैसे मानो कमीशन, पैकिंग, चार्ज बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, मतलब अगर प्रोडक्ट में पैकिंग हो रहा है तो पैकिंग का दाम भी तो लगेगा ना, तो उसको दाम के साथ जोड़ लो, ठीक है। अगर मानो किसी को कमीशन दे रहे हो तो कमीशन का दाम भी जोड़ के ही तो प्रोडक्ट का दाम होगा, तो इसीलिए कमीशन के बारे में एक बहुत क्लियर कट बोला है। Any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of goods or service at the time of or before delivery of goods. गुड्स को डिलीवरी करने से पहले या सर्विस को देने से पहले अगर सप्लायर कोई भी खर्चा करता है जो गुड्स और सर्विस को देने के लिए जरूरी है, वो खर्चा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ऐड होना चाहिए। बात समझ रहे हैं सर? हाँ, एग्जाम्पल के लिए आपको मैं एक बताता हूँ, जैसे मानो जोमेटो या फ्लिपकार्ट, ठीक है। अब जोमेटो या फ्लिपकार्ट से आप कोई चीजें मंगवा रहे हो, तो फ्लिपकार्ट आपको कोई प्रोडक्ट बेचेगा, तो प्रोडक्ट बेचने से पहले वो आपको एक जैसे मानो आपको कैमरा बेचना है, तो कैमरा बेचेगा तो कैमरा को आपको एक अच्छा पैकेजिंग के साथ आना चाहिए। अब एक 40,000 का कैमरा, सॉरी 40 नहीं, कितने का है सर, 84,000 का। अब 84,000 का कैमरा आपको मिलेगा, इसका पैकिंग भी तो बढ़िया होना चाहिए, चाहे वो उसको पैकिंग करने के लिए 200 का या 400 का या 500 का खर्चा हो, वो खर्चा भी तो यहाँ ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो वो खर्चा ऐड करके ही ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा। बात समझ में आ रहा है सर? एनी काइंड ऑफ, या फिर कोई कमीशन दिया जा रहा है इसको बेचने के लिए, तो कमीशन का वैल्यू भी ऐड हो जाना चाहिए, सब मिला के ट्रांजैक्शनल वैल्यू होता है। इसीलिए बोला सर, इंसिडेंटल एक्सपेंस सच एज कमीशन, पैकिंग चार्ज बाय सप्लायर टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, या फिर any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of goods or service at the time of or before the delivery of goods or supply of service, या फिर कोई इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, ये भी चार्ज होना चाहिए वैल्यू पे। सब्सिडीज डायरेक्ट लिंक टू द प्राइस अदर देन सब्सिडीज गिवन बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई नॉर्मल सब्सिडी है जो प्राइस के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई कंपनी किसी को दिया है, ठीक है, मतलब ये बिजनेस लेवल सब्सिडी है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला सब्सिडी नहीं। अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से मिला सब्सिडी वैल्यू है तो वो ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के किसी दूसरे एरिया से आपको कोई भी तरह का सब्सिडी मिला है, ठीक है, तो वो वाला सब्सिडी
आपको ऐड करना चाहिए, ठीक है। वो वाला सब्सिडी, मतलब कई बार होता है कि कोई फॉरेन एंटिटी आपको सब्सिडी में प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, तो वो कोई एनजीओ या एनपीओ से मिल रहा है कि एनजीओ बोला कि ठीक है हम लोग वर्ल्ड बैंक से ये पैसा ले रहे हैं तो आपको दे देंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको एग्जेम्प्ट करता है वो अलग बात, बट नॉर्मली नहीं करेगा। कॉमन सेंस ये, मतलब कॉमन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिलता है तो उसको मेन वैल्यू पे ऐड नहीं करना है, बट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के अगर कोई दूसरा कोई भी सब्सिडी अगर आपको मिल रहा है तो वो वैल्यू को आपको प्रोडक्ट के ट्रांजैक्शनल वैल्यू के अंदर ऐड करना चाहिए, ठीक है। याद रखें सर, अब आगे आगे क्वेश्चन में ना आएगा ये सब पॉइंट। प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ने का फायदा क्या है, जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको उसको समझना चाहिए। टैक्सेस अदर देन जीएसटी एंड जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए में बोला है टैक्सेस अदर देन जीएसटी एंड जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। इसको छोड़कर क्या क्या है, एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस लिवाइड अंडर एनी लॉ being in force except the CGST, SGST Act और MTGST Act, मतलब कोई दूसरा एक्ट को, मतलब जीएसटी एक्ट रिलेटेड चीजों को छोड़ के कोई दूसरे एक्ट के कारण अगर कोई अमाउंट ऑफ टैक्स है तो उसे भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है। आगे आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा सर। चलो ध्यान से देखना, कुछ सिनारियो देखो तो आपके दिमाग में जो थोड़ा चल रहा है ना कि सर कैसे होगा, थोड़ा दिखाओ, चलो दिखा देते हैं। मेरा मेरा क्या चलता है फंडा कि थोड़ा सा आपको प्रोविजंस बढ़ा दूं फिर आपको एग्जाम्पल भी लेके, क्योंकि बिना प्रोविजंस का एग्जाम्पल पढ़ने का ना कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आप ना कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए प्रोविजंस पढ़ के एग्जाम्पल या सिनारियोस देखो, केस केस देखो तो आपको समझ में आएगा। ग्रैंड बीज बोल के एक कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट विद एबीसी कंपनी, ध्यान से सुनना, ग्रैंड बीज कॉन्ट्रैक्ट विद एबीसी कंपनी टू कॉन्डक्ट अ डीलर्स मीट, ठीक है, मतलब एक डीलर्स का कोई मीटिंग होगा, तो ग्रैंड बीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एबीसी कंपनी के साथ टू कॉन्डक्ट अ डीलर्स मीट। इन फर्दरेंस ऑफ दिस, इसको करने के लिए ग्रैंड बीज ने, मतलब ग्रैंड बीज बोल के जो कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स टू डिलीवर गुड्स और सर्विस लाइक वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मतलब मीटिंग जो करेगा ना डीलर्स का उसमें तो लगेगा, हेलो, तो ग्रैंड बीज कॉन्ट्रैक्ट विद एबीसी कंपनी टू कॉन्डक्ट अ डीलर्स मीट। इन फर्दरेंस ऑफ दिस ग्रैंड बीज कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स, ग्रैंड बीज ने क्या किया, वेंडर्स के साथ मतलब सेलर के साथ कॉन्टेक्ट किया। क्या किया वेंडर के साथ कॉन्टेक्ट किया, सर्विस लाइक वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑडियो सिस्टम, प्रोजेक्टर, जो एक मीटिंग करने के लिए जरूरी होता है डीलर्स का, कैटरिंग, खाने वगैरह के लिए, फ्लावर्स एटसेट्रा एट द वेन्यू ऑन द स्टिपुलेटेड डेट, मतलब जो वाला दिन डिसाइड किया गया है एट द स्टिपुलेटेड प्राइस। Now, Grant Beach is liable to make these payments as contracted. ग्रैंड बीज कॉन्ट्रैक्ट किया है ना एबीसी के साथ, तो ग्रैंड बीज इज लायबल टू मेक दीज पेमेंट्स एज कॉन्ट्रैक्टेड, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो देना पड़ेगा। अब सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर वांट्स पेमेंट अपॉन डिलीवरी, अब इसमें सॉफ्ट ड्रिंक जो सप्लाई कर रहा है वो बोल रहा है कि मैं तो डिलीवरी में ही पेमेंट करूँ, मुझे चाहिए, ठीक है। एबीसी कंपनी एग्रीज टू पे द बिल रेज्ड बाय द सॉफ्ट ड्रिंक वेंडर ऑन ग्रैंड बीज, ठीक है। ऑन रिसीविंग द क्रेट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक मिलने के बाद वो उसको पेमेंट किया। द अमाउंट इज नॉट बिल्ड बाय ग्रैंड बीज टू एबीसी कंपनी, ये जो बिल है, द अमाउंट इज नॉट बिल्ड बाय ग्रैंड बीज टू एबीसी कंपनी, हाउएवर इट वुड बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड बाय ग्रैंड बीज टू एबीसी कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी। मतलब बेसिकली ये तो यहाँ पर तीन तीन पार्टी आ गया है ना सर, हेलो, यहाँ पर तो तीन तीन पार्टी आ गया। मेन दो पार्टी जिनके बाद से बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, जैसे मानो ग्रैंड बीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था एबीसी के साथ, फिर ग्रैंड बीज एबीसी के डील को बनाने के लिए अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक वाले, ऑडियो सिस्टम वाले, प्रोजेक्टर वाले, ये सब थर्ड पार्टी हो रहा है ना, तो यही वाला यहाँ पर बोल रहे हैं सर, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के तहत पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टीज बाय द रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर इन रिलेशन टू द सप्लाई। तो ऐसे केसेस में जीएसटी का वैल्यू किसके साथ ऐड किया जाए, इसीलिए यहाँ पर प्रोविजंस में क्या बोला, आपको प्रोविजंस को पहले ध्यान से समझना चाहिए, तभी जाके आप ये वाला थर्ड पार्टी का पॉइंट समझ पाओगे। A supplier may need to incur various expenses in order to make a particular supply of goods or service, मतलब एक सप्लायर जो कोई पर्टिकुलर चीज सप्लाई कर रहा है, जैसे हमारे केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि ग्रैंड बीज जो एबीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो एक पर्टिकुलर मीटिंग को कॉन्डक्ट करने के लिए अलग अलग टाइप ऑफ एक्सपेंस कर रहा है, ठीक है, अलग अलग लोगों से डील कर रहा है।
तो a supplier may need to incur various expenses in order to make a particular supply of goods or services. In the normal course, he would pay these amounts and they would form part of the price and that he charges from the customer. However, even if the customer makes direct payment of some of such liabilities, अगर customer direct payment कर देते हैं, ठीक है, जो directly payment हो जा रहा है, some of the such liabilities to the third party, and the supplier does not include this amount in his bill, it would still form part of the value of supply. A point to note here is that amount paid by recipient to third parties will be added to the value under the clause only when the supplier is under contractual liability to make payment to such third parties and the said payment is in relation to such supplier. अब इसको बहुत सिंपल वे में आपको मैं बता देता हूँ. ऐसा सिचुएशंस हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं. ठीक है सर, आप लोगों को सिचुएशन समझ में आया? मुझे इतना बताओ तो मैंने आपको पूरा प्रोविजंस पढ़ाया, मैंने आपको सिचुएशंस भी पढ़ के सुनाया, लेकिन क्या आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया? मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको. ऐसे सिचुएशंस हम लोग देखते हैं सिचुएशंस को, प्लीज मुझे जरा बताइएगा. ठीक है, अब देखो मैं यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको कि ये सिचुएशंस क्या हुआ है. यहाँ पर बेसिकली थर्ड पार्टी और दो मेन पार्टी. अब ग्रैंड बीस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहे हैं? ग्रैंड बीस के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है किसका? एबीसी कंपनी का. अब एबीसी कंपनी बेसिकली डीलर्स मीट करेगा. इन फर्दरेंस ऑफ दिस ग्रैंड बीस क्या कर रहा है? बेसिकली इस पूरा फंक्शंस को कौन कॉन्टैक्ट कर रहा है? ग्रैंड बीस कर रहा है. तो ग्रैंड बीस क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स टू डिलीवर गुड सर्विस, ताकि ये एबीसी कंपनी अपना डीलर्स मीट चला पाए. ठीक है, तो वो वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, ऑडियो सिस्टम, प्रोजेक्टर, कैटरिंग, फ्लावर एक्सेट्रा के लिए एक मीटिंग करा रहा है, मतलब उनके साथ एक डील कर रहा है. कौन? ग्रैंड बीस. एट द वेन्यू ऑफ द स्टिपुलेटेड डेट एंड स्टिपुलेटेड प्राइस, जो भी उसका दाम है. अब ग्रैंड बीस इज लायबल टू मेक दिस पेमेंट्स एज कॉन्ट्रैक्टेड. अब इन लोगों के साथ ये जो सॉफ्ट ड्रिंक वाले, ऑडियो सिस्टम वाले, प्रोजेक्टर वाले, इनको जो भी पेमेंट है सर, ये पेमेंट ग्रैंड बीस को ही करना है. तो ग्रैंड बीस इज लायबल टू मेक दिस पेमेंट्स एज कॉन्ट्रैक्टेड. नाउ सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर वांट्स पेमेंट अपॉन डिलीवरी. सॉफ्ट ड्रिंक वाले बोल रहे कि हमको डिलीवरी में ही पेमेंट देना है, बाद में मुझे नहीं देना है. एबीसी, लेकिन ये सारा का सारा पेमेंट एक्चुअली किससे मिलेगा? पेमेंट एक्चुअल में कौन करेगा? हेलो, एक्चुअल पेमेंट किससे कलेक्ट किया जाएगा? ग्रैंड बीस से कि एबीसी से? मतलब डीलर मीट्स किसका हो रहा है? अरे बोलो सर. डीलर्स का मीटिंग किसका हो रहा है? एबीसी कंपनी का कि ग्रैंड बीस का? एबीसी का. ठीक है, अब आगे देखिए सर. Soft drink supplier wants payment upon delivery. ABC company agrees to pay the bill raised by the soft drink vendor on ग्रैंड बीस. ठीक है, अब वो रेडी हो गया. ठीक है, वो ग्रैंड बीस को उसी तुरंत में पेमेंट कर रहा है, लेकिन ये मेन बिल के सप्लाई के साथ ऐड होना चाहिए. अब ऑन रिसीविंग द क्रेडिट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे ही मिला वो पेमेंट ले लिया. कौन? सॉफ्ट ड्रिंक वाले. द अमाउंट इज नॉट बिल्ड बाय ग्रैंड बीस. अब ग्रैंड बीस इसका बिल नहीं बना रहा है क्योंकि वो एबीसी पे किया ना. ग्रैंड बीस बोल रहा है वो पेमेंट तो एबीसी कर दिया सॉफ्ट ड्रिंक का बिल, तो हम लोग इसका बिल नहीं करेंगे, इसको वैल्यू में नहीं दिखाएंगे. However, it would be added to the value of supply provided by Grant Fees to ABC company for payment of GST. लेकिन रूल कहता है कि भले ही एबीसी पेमेंट कर दिया स्पॉट पे, वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन ग्रैंड बीस इस पूरा सर्विस के लिए जो पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये टोटल वैल्यू के अंदर शो होना चाहिए. और वो उनके बीच में जो कैलकुलेशन है वो लोग अपना देख लेगा. भले ही एबीसी सॉफ्ट ड्रिंक वाले को पेमेंट कर दिया, जैसे ही उनको क्रेडिट्स मिला वो दे दिया, लेकिन रूल कहता है कि ग्रैंड बीस को पूरा बिल जो बनेगा, द अमाउंट इज नॉट बिल्ड बाय ग्रैंड बीस टू एबीसी कंपनी, हाउएवर इट वुड बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई. क्योंकि पेमेंट एबीसी दे दिया सॉफ्ट ड्रिंक वाले को. ठीक है, मानो कि पेप्सी ने सप्लाई किया था सॉफ्ट ड्रिंक, तो एबीसी ने पेप्सी को दे दिया, तो ग्रैंड बीस ने भी एबीसी के नाम पे कोई बिल रेज नहीं किया क्योंकि एबीसी ने सॉफ्ट ड्रिंक का पेमेंट कर दिया. लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई जब होगा तो ग्रैंड बीस का जो वैल्यू ऑफ सप्लाई का कैलकुलेशन होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ क्या बोलेंगे? सर्विस ही बोलेंगे ना इसको.
ये तो अलग अलग चीजें मिल के दे रहा है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का जो मिलेगा मतलब बनेगा सर ग्रांट बेस का, तो उसके अंदर ये जो सॉफ्ट ड्रिंक का सप्लाई भी था ना, इसका भी वैल्यू ऐड होना चाहिए। यही बात बोल रहा है सर। भले ही पेमेंट वो कर दिया हो या फिर बिल तुमने रेज नहीं किया हो, ठीक है, बिकॉज वो ओवरऑल सप्लाई के अंदर इंक्लूड है, तो आपको वैल्यू टोटल वैल्यू में वो वैल्यू ऐड करना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट आपसे जब जीएसटी लेगा, गवर्नमेंट जब ग्रांट बेस को जीएसटी चार्ज करेगा ना, तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई पे जीएसटी चार्ज करेगा। ठीक है, कि भाई आप क्या क्या दे रहे हो बोलो, ठीक है। अब मैं तो बीच बीच में नहीं, ये तो डायरेक्टली वो पे कर दिया, ये तो डायरेक्टली मतलब वाटर का बिल एडीसी ने दे दिया, सॉफ्ट ड्रिंक का बिल एडीसी ने दे दिया, हमने सिर्फ ऑडियो सिस्टम और प्रोजेक्टर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं ना? आप एक कॉम्बो चीज बेच रहे हो, आपके आपके फंक्शन हॉल में मीटिंग करने कंपनी आ रहा है, ठीक है, जैसे अपने कोलकाता में न्यू टाउन एरिया में बड़ा बड़ा ऐसा मीटिंग करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर हॉल बना है। रिसेंटली सुन रहा हूँ कि एक G20 का भी मीटिंग होने वाला है, तो ग्लोबल 20 जो कंट्रीज होते हैं ना सर, G20 का मीटिंग होगा कोलकाता में। अच्छा है सर, कोलकाता में काफी आ रहा है सर, मतलब मोदी जी और ममता दीदी में भी आजकल रिलेशन अच्छा हो रहा है। कारण कुछ भी हो बट चल रहा है सर। तो G20 का मीट होने वाला है, मोदी जी भी आएगा कलकत्ता में वंदे भारत एक्सप्रेस ये करने के लिए, और गंगा के क्लीनिंग के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट में कल ही आएगा आई थिंक, ठीक है, टुमारो। तो अच्छा वही बहुत अभी कोलकाता में बहुत कुछ होने वाला है, चलो अच्छा है, कोलकाता के लिए अच्छा है। सो पॉइंट इज दैट कि जब भी वैसे कोई मीटिंग होगा, तो जो भी बिजनेस कंपनी उस पर्टिकुलर मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेगा, टोटल वैल्यू में मतलब वाटर हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, ऑडियो सिस्टम हो, प्रोजेक्टर हो, कैटरिंग हो, फ्लावर हो, कुल मिला के जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई करोगे, वो सारे के सारे का वैल्यू के ऊपर ही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। अब ऐसा नहीं बोल सकते नहीं एबीसी कंपनी ना प्रोजेक्टर का पैसा दे दिया है, तो फिर हम लोग प्रोजेक्टर का वैल्यू तो बिल में नहीं जोड़ते, ये ऐसा बात ना करें, ठीक है। तो ये बहुत सारा खेल चलता है सर बिजनेस एरिया में, तो उसी के बारे में थोड़ा आपको जानकारी लेना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको कुछ आइडिया दिया आज वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। नेक्स्ट क्लास में आपको इंसिडेंटल एक्सपेंस रिलेटेड मैटर पे बात करूंगा, ठीक है, कि क्या क्या इंसिडेंटल कॉन्सेप्ट होता है, कमीशन पैकिंग, ये सब कैसे जोड़ा जाता है, कुछ कैलकुलेशंस है, ठीक है। अब छोड़ो, आज तो मैं थोड़ा ऐसे ही, बहुत लोग नहीं है और ऐसे ही सब छुट्टी वाला मौसम में चल रहा है, कोई बात नहीं सर। नेक्स्ट क्लास वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्लीट करेंगे, और वैल्यू ऑफ सप्लाई रिलेटेड इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है, चलो फिर, गुड नाइट सर, टाटा। उन्हें बाय। ओके सर, बाय।